So everyone, we are starting advanced counting unit 2 from this part. यूनिट 2 में आपके बड़े 4 चैप्टर्स हैं, सब चैप्टर्स ही बड़े हैं यहाँ तो, और यूनिट 2 ही एडवांस काउंटिंग एक्चुअल जिसका नाम है वो है। इससे पहले जो आपने 5 चैप्टर्स किए हैं वो एडवांस काउंटिंग के है ही नहीं। वो किसके हैं? फाइनेंशियल काउंटिंग के या कॉर्पोरेट काउंटिंग के। जो सेम 1 और सेम 2 में तुमने छोड़ दिया था, तुम्हारा सिलेबस डिलीट कर दिया गया था फॉर एग्जाम्पल, वो अब डाल दिया। वो 5 चैप्टर वहाँ के थे, पहले कभी हम उसको वहीं पे उड़ाते थे और वहाँ से निकाल के इसमें डाल दिए। बट एडवांस काउंटिंग रियल टर्म्स में अब स्टार्ट हुई है, जहाँ आपको एक लेवल समझ आएगा इसका एडवांस काउंटिंग का। बाकी फिर भी ये बीकॉम लेवल पे, अभी तो जब सीए लेवल पे होती है तो इसका कोई अंत ही नहीं, ये तो बहुत मगे अनलिमिटेड लेवल पे होती है ये एडवांस काउंटिंग। तो वहाँ भी 3 से 4 चैप्टर्स की बात होती है। पहला चैप्टर है लिक्विडेशन, दूसरा है फोल्डिंग, तीसरा है अमलगामेशन। 3 चैप्टर कौन से बोले मैंने? बोलो। लिक्विडेशन, फोल्डिंग, अमलगामेशन। ये 3 बड़े चैप्टर्स हम बैक टू बैक करेंगे। इसके बीच में छोटा सा बेचारा क्यूट सा चैप्टर है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बहुत ही छोटा सा चैप्टर, 10 क्वेश्चन आपके सिलेबस में, ज्यादा नहीं है। तो वो कब जब कहोगे खत्म करवा देंगे वो तो। इनके बीच में छोटा सा है, वो तो पता नहीं चलेगा कब निकल के खत्म हो गया। ठीक है जी। तो वो छोटा चैप्टर आएगा, उसको नहीं हम चैप्टर गिनते, बट फिर भी कभी कभी उसमें से 15 मार्क्स का आ जाते हैं। अदरवाइज उसमें से या तो 5 मार्क्स का आता है या थ्योरी आती है। तो बड़े 3 चैप्टर्स हैं ये वाले, और इनमें से 2 चैप्टर्स में से आपको हमेशा एक 15 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। मेरी प्रोडिक्शन ये कहती है कि आपको अमलगामेशन में से 15 मार्क्स का आना चाहिए इस बार, और दूसरा होल्डिंग चैप्टर में से 15 मार्क्स आना चाहिए। अगर आपका पेपर इस बार मैं सेट करता तो मैं इस साल आपको लिक्विडेशन के ऊपर थ्योरी देता। वो थ्योरी जो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ वो आपको आती 15 मार्क्स में। अब ये तो मेरी बात है, मतलब अब मैं तो एग्जामिनर नहीं हूँ, तो अगर कोई दूसरा एग्जामिनर है फिर उसकी मर्जी है। पर अमलगामेशन और होल्डिंग, इन दो में से 15 मार्क्स के श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस पक्के वाले, और लिक्विडेशन की थ्योरी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में से थ्योरी, और 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल पेपर आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, उल्टा उल्टा होगा तो कितना होगा कि लिक्विडेशन में से न्यूमेरिकल आ जाएगा और शायद होल्डिंग में से थ्योरी आएगी। अमलगामेशन फेवरेट चैप्टर है एग्जामिनर का, उसमें से बहुत कम केस में थ्योरी डालता है, उसमें से क्या डालता है? न्यूमेरिकल। बट एक अच्छी बात यह है कि इन सब चैप्टर्स की थ्योरी भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो 3 चैप्टर्स को अगर थ्योरी में कर लिया जाए और न्यूमेरिकल में कर लिया जाए तो आपका रिस्क टोटली खत्म हो जाता है। अब अगर ऑफलाइन पेपर है फिर तो ये सब बातों की इंपॉर्टेंस है, और ऑनलाइन एग्जाम है तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, फिर तो सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो आप। आज के डेट में पढ़ने वाले बच्चे इससे नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, तो लिक्विडेशन चैप्टर नॉलेज के लिए भी बहुत बढ़िया चैप्टर है, तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यूनिट की मैंने आपको इंट्रो दे दी, इस पर हम अगले 2 महीने रहने वाले हैं, मई जून, ये 2 महीने लग जाएंगे हमें। ऑलमोस्ट डे शीट के हिसाब से हम फ्री होंगे। अगर डे शीट जून के एंड पे हुई तो आराम से खत्म कर लेंगे, अगर थोड़ा जल्दी हुई तो फिर मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस दूंगा। भागना तब भी नहीं हमें, क्योंकि भागने से चैप्टर समझ आती नहीं। चलेंगे स्लो ही डिटेल में जैसे हमारी नेचर है, लेकिन टाइम एक्स्ट्रा देंगे। फिर आपको संडे बनाना शुरू कर देंगे 2-2 3-3 घंटे के लिए। मंडे ऑल्टरनेट पे कहीं ना कहीं सुबह, जब तुम्हारी कोई ईद पे छुट्टी होगी, ऐसे दिन आते रहते हैं हमारे इंडिया में, है ना, तो वो वाले दिन ले लेंगे वहाँ से। लेकिन मंडे ऑल्टरनेट शाम को क्लास कभी भी नहीं होगी, वो हमने कमिट किया हुआ है आप लोगों के साथ। आपके कैट वगैरह की तैयारी चल रही है उसमें, तो वहाँ कैट वॉक सीखते रहो। जब टाइम आएगा तब उसमें चाहिए होगा मैं। हाँ जी। व्हाट इज लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी? लिक्विडेशन क्या है आप बताओ सिंपल वर्ड्स में, लिक्विडेशन का मीनिंग क्या है बताइए। वेरी गुड। कंपनी को बंद करना, और प्रॉपर वर्ड अगर बोलूँ तो वाइंडिंग अप, कंपनी का बंद होना। और आपको पता है कंपनी स्टार्ट करने के लिए हमने कितने पापड़ बेले होने, कितना कुछ किया था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन। तो ये कहा जाता है कि कंपनी इज ए लीगल आइडेंटिटी, लीगल एंटिटी विच इज क्रिएटेड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। हाँ जी, क्या है? कंपनी इज ए लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, सो इट कैन बी बाउंडेड अप। ये बंद भी ऐसी होगी थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ ही इसे शुरू करता है और लॉ ही इसे खत्म करता है। ये पार्टनरशिप नहीं है कि चलते फिरते स्टार्ट होगी, वो बोल दिया ओके खत्म, बंद करो, बंद होगी, रेजोल्यूशन कर दिया हमने उसका। एसेट लायबिलिटी बेचने के बाद तो बहुत बाद में आती है। ठीक है जी। तो लिक्विडेशन का पहले मीनिंग है, मैं ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे पता है आप लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते नहीं हो।
अब लिक्विडेशन के टाइप्स हैं, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जब शेयर होल्डर चाहते हैं, या क्रेडिटर्स कोर्ट में जाके केस कर देते हैं कंपनी पे। कई कंपनी ऐसी बंद होती है, ज़्यादातर ऐसी होती है, मतलब कह लो शेयर होल्डर कभी नहीं चाहेंगे मेरी कंपनी बंद हो जाए, क्रेडिटर्स ही केस करते हैं कोर्ट में जाके, या कोर्ट को लगता है कि आपका बिजनेस कोई ग्राउंड गलत है आपके बिजनेस का, या आपकी कंपनी फ्रॉड कंपनी है तो आपकी कंपनी बंद होनी चाहिए, ठीक है, या कोर्ट आपकी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, फिर कंपनी को बंद वही करती है, अपने हिसाब से एसेट्स को बेचती है, ऑक्शन लगती है, उसमें आपकी एसेट्स बिकती हैं। तो कई तरह से ऐसे लिक्विडेशन होता है। वाइंडिंग अप इसका एक्चुअल नाम है। फिर इसके मीनिंग है कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप के अंदर मेंबर्स चाहकर कर सकते हैं, मेंबर्स क्या करेंगे, या क्रेडिटर्स, ये सब तो तब है जब आपको थ्योरी में इंटरेस्ट है, तब मेरे पढ़ाने आपके पढ़ने का फायदा है। फिर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट एंड वॉलंटरी वाइंडिंग अप में क्या डिफरेंस है। फिर ये टॉपिक आपको आगे आएगा, अभी नहीं कराते, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं, इसके ऊपर आपको आगे क्वेश्चन आएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या हैं। ठीक है, अभी इसको नहीं पढ़ते हम। आज का जो टॉपिक है वो कुछ और है हमारा, वो ये है, क्या लिखा बेटा सामने, सॉरी ये ओल्ड क्वेश्चन है हमारे पास। 1956 को इग्नोर कर देना बेटा, ये 2013 है, 2013। तो देखो मत, ये शायद ओल्ड फाइल ओपन होगी बाय मिस्टेक पेन ड्राइव के अंदर, ठीक है ना। अभी इसको छोड़ देते हैं तो फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट तो सदियों पुराना है, ब्रिटिश के टाइम का बना हुआ है, उसी को हमने अडॉप्ट कर लिया था 1956 में, 2013 में वही कंटिन्यू हो गया। अब लिक्विडेशन कैसे होता है, पहले इसको सरल भाषा में समझते हैं, सिंपल वर्ड्स में। जब कोई कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो दो चीजें बनती है वहां पर, मैं बहुत ही सिंपल वर्ड यूज करने वाला हूं, प्री एंड पोस्ट। प्री का मतलब लिक्विडेशन खत्म, सॉरी लिक्विडेशन शुरू होने से पहले हिसाब किताब लगाया जाता है कि लिक्विडेशन कैसे होगा। कैसे, जब आपके घर में एक फंक्शन होता है, एक बड़ा फंक्शन, मान लो मैरिज का फंक्शन है, मैरिज का फंक्शन सबसे बड़ा फंक्शन माने थे, सपोज आपके ब्रदर की मैरिज है या सिस्टर की मैरिज है, वो मैरिज जिस दिन है उससे पहले वो कितनी बार हो जाती है इमेजिनेशन में, ठीक है। पूरा हिसाब लगाया जाता है कि गोल्ड कितने का आएगा, जब लोग आएंगे खाना खाने तो कैटर को कितने रुपए देने हैं, फिर वो टेंट कहाँ लगेगा, ये वो सारा कुछ, पूरा अरेंजमेंट फिक्स हो जाता है, इमेजिनेशन में पूरा हिसाब लग जाता है, और बाद में पता चलता है कि पैसे कम पड़ेंगे। क्योंकि कोई भी अगर अनप्लैंड है वो तो फिर मैरिज का फंक्शन शुरू कर देगा और बीच में जाके मैरिज रुक जाएगी, क्योंकि होटल वालों का बिल आया, हमने पैसा दिया नहीं, होटल वालों ने अपना अरेंजमेंट नहीं बंद कर दिया आपके लिए। ऐसा तो नहीं होता कभी, आई डोंट थिंक किसी मैरिज में ऐसा होता होगा। वो मैरिज शुरू होने से पहले पूरा का पूरा फंक्शन इमेजिनेशन में आता है, होता है ना, 3 दिन फंक्शन चलना है जी, फर्स्ट डे ये चलेगा घर में, उस पर ये खर्च आएगा, सेकंड डे ये आएगा, थर्ड डे आएगा, फिर कोई बीच में बोलता है घबराते क्यों हो, शगुन भी तो आएंगे, पैसा भी तो आएगा, टेकिंग्स भी तो है, ये थोड़ी कि हमें खिलाना खिलाना है। जो मैरिज में खाना खाने आएगा शगुन भी देके जाएगा कि नहीं देके जाएगा, तो उस इनकम को तो देखो ध्यान से। तो अगर आपकी मैरिज में, सपोज मेरी सिस्टर की मैरिज में 10 लाख खर्चा आ रहा है, तो मुझे लगता है कि 2 लाख तो वैसे ही इकट्ठा हो जाएगा, है ना। 2-4 लोगों को एक्स्ट्रा ही बुला लो जो खाते भी नहीं खाना उनको भी बुलाओ, नहीं जी आपने तो आना ही आना पक्का, आपकी ना तो मैरिज हो नहीं सकती। अल्टीमेटली शगुन गिफ्ट तो आएंगे आएंगे पक्का। ये पूरा हिसाब लगा लो कि कितना पैसा खर्च होने, कितना पैसा आना है, उसके बाद जाके फिर समझ आएगा कि अभी भी 1 लाख कम पड़ रहे हैं। फिर लगाओ भाई को फोन जो फॉरेन बैठा है कि आज तेरे भाई को जरूरत है तेरी, है ना, तेरे नेफ्यू की मैरिज है लाइक दैट, तो 1 लाख रुपए तू लगा रहे, तेरे नाम पे हमने बिल बना दिया 1 लाख का, तो फिर वो आ जाएगा पैसा 1 लाख। अब मैरिज में वो भी आएगा, है ना, एब्रोड से अंकल भी आएंगे मैरिज में, लेकिन वो 1 लाख भी लेके आएंगे, उनकी स्पेशल वेलकम होता है उनका। एब्रोड से अंकल आ रहे हैं, वो 1 लाख वाले अंकल हैं। ये जो सामने पंचकुला से आ रहे हैं इनको कोई दिक्कत नहीं, इनको मत सर्व करना ज़्यादा, लेकिन ये जो अब्रोड वाले अंकल हैं इनको पक्का सर्व करना बढ़िया। ये 1 लाख लेके आ रहे हैं जो, मतलब ये सारी बातें काम की हैं, मतलब मजाक नहीं कर रहा मैं कुछ भी। तो ये प्री वाला अरेंजमेंट है।
तो मैंने मैरिज से पहले ही इमेजिनेशन में पूरी मैरिज का सीन देख लिया, कहाँ कहाँ कितने पैसे खर्च होने हैं, क्योंकि मैरिज जब हो चुकी होगी, अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा, फिर तो खत्म हो गया ना, पैसा पैसा खर्च हो गया। क्योंकि यहाँ तो हमें हिसाब किताब लगाना है, हमें वो मामा जी की फूफा जी की नाराजगी वाली बातें नहीं याद करनी, वो होता रहेगा मैरिज में, झगड़े भी होते रहेंगे, ठीक है ना, उसके कोई चक्कर नहीं है, वो तो हर मैरिज में होते हैं। हमें अकाउंट स्टूडेंट बन के सोचना है इस बात को लेके, मैरिज के बाकी एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि खर्चा क्या आएगा और इनकम क्या आएगी, आपको पहले पता चल जाएगा बेटा। पर जो लोग ऐसे हिसाब नहीं लगाते, मुझे लगता है ऐसा कोई होता नहीं, सब लगाते हैं, चाहे किसी को अकाउंट्स आते नहीं आती। घर में अगर मैरिज का फंक्शन है तो उनको पता होता है 10 लाख का बजट है कि 20 लाख का बजट बोलते हैं ना इसको, कि 30 लाख का। मैरिजेस 500 करोड़ में भी होती होंगी, और 5 लाख में भी मैरिज होती है, 50,000 में भी मैरिज हो जाएगी, ठीक है जी। तो मैरिज तो किसी भी बजट में हो जाएगी, पहले बजट बनाओ फिर उसका प्लान करो, कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ खर्च होने, इसको बोलते हैं प्री। उसके बाद है पोस्ट। जब मैरिज का फंक्शन एक्चुअली खत्म हो चुका होगा तो एक्चुअल बिल्स आएंगे। पहले बिल्स क्या थे, इमेजिनेशन के, कि डेकोरेशन पे मान लो 20,000 खर्च आएगा, मान लो मतलब 20,000 आएगा, कैटरर मान लो 3 लाख का बिल बना देगा, जा सकता 100 लोग आएंगे और कितना बिल बना देगा, 3 लाख बना देगा। ऐसे ऐसे मान लो गोल्ड 2 लाख का आएगा, हमने फर्नीचर भी देना है साथ में, तो 1 लाख का फर्नीचर लगा लो, ऐसे हिसाब होता है। घर में कभी मैरिज तो हुई होगी किसी न किसी की, तो ऐसे हिसाब लगता होगा, पेरेंट्स बात करते होंगे ऐसे। तो वो पहले था एस्टिमेटेड, क्या समझे बेटा, पहले क्या था एस्टिमेटेड, अभी क्या है एक्चुअल। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन आता है थ्योरी में, वो पहले से पता है हमें। जो मैं आपको 3 दिन तक पढ़ाऊंगा वो थ्योरी है, वो थ्योरी में आता है 15 मार्क्स में। कभी कभार है शायद न्यूमेरिकल आ जाए, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता 100%, मैं तो हर बात 99% बोल सकता हूँ। 1% चांस है कि जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा वो न्यूमेरिकल में आ जाए। और बुक को भी पता है कि आते नहीं क्वेश्चन, इसलिए बुक ने भी सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए आपको उसके। वो थ्योरी है, उसको क्या बोलते हैं, लो जी उसका नाम सुनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं, क्या दिखना शुरू होगा, ऑनलाइन स्टूडेंट देख लें, सो तो नहीं गए। हाँ जी बेटा, हो ना सब लोग, मुस्कान राहुल ये सब लोग, वापसी राहुल सुन रहे, समझ आ रहे हैं। हाँ मतलब अब तो मैरिज की बात चल रही है, आप लोगों की बातें हो रही हैं, ये तो अच्छा लग रहा होगा। हाँ जी, स्टेटमेंट फेयर ये है, राइट जी। तो ये जो थ्योरी में आता है वो ये क्वेश्चन आता है, अगर आपका एमएसटी होने वाला है, जैसे कुछ स्टूडेंट मुझे बता के अभी एसडी स्कूल के कॉलेज के स्टूडेंट थे कि सर हमारा 5 दिन में एमएसटी है, उसमें लिक्विडेशन आ रहा है मान लो, या जब कभी उनका होगा, तो 99% मैं कह सकता हूँ कि आपका कॉलेज टीचर थ्योरी में ये क्वेश्चन डालने वाला है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के दिखाओ फॉर्मेट। अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इसको बना के दिखाओ, 7:30 तक समझ आओगे ये चैलेंज क्या है। विद इमेजिनरी फिगर्स, विद इमेजिनरी फिगर्स तो बन गया न्यूमेरिकल। और मैं बोलता हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है थ्योरी में तो ये अटेम्प्ट करो, एज कम्पेयर टू अमलगामेशन और होल्डिंग, आपके 15 में से 15 खरे हैं, मिल जाएंगे आपको। अगर इसके कंपैरिजन पे न्यूमेरिकल पकड़ोगे भी तो हो सकता है वो आपसे ना हो, क्योंकि अमलगामेशन और होल्डिंग ये बड़े चैप्टर्स में से आते हैं, ठीक है। तो ये जो लेक्चर आज देने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बचा सकता है इस बार 15 मार्क्स में, ठीक है जी। थ्योरी में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, हम समझेंगे न्यूमेरिकल में इसको। वहाँ एक फॉर्मेट बनता है, ये आपके सामने फॉर्मेट है, नाम क्या है इसका, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एस्टिमेटेड बनता है, क्या बनता है ये एस्टिमेटेड बनता है। कौन बनाता है इसको, लिक्विडेटर। कौन होता है लिक्विडेटर, कौन होता है, जिसको कोर्ट या कंपनी अपॉइंट करती है लिक्विडेशन करने के लिए, दैट इज अ लिक्विडेटर। जैसे सपोज यू आर एडवोकेट और आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो, तो कंपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देगी कि आप हमारी कंपनी को बंद करोगे, मतलब सामान आप बेचोगे एसेट्स को, और जो पैसा आएगा उसको आप पेमेंट्स में यूज करोगे। काम वही है जो डिसोल्यूशन चैप्टर किया था आपने +2 में, किया था ना +2 में। अब ये तो नहीं ऑफलाइन ऑनलाइन, +2 में तो ऑफलाइन ही था आपका, चाहे एग्जाम आपका ना भी हुआ हो कोई कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है ना ये कि डिसोल्यूशन क्या है ना। हाँ वो बिजनेस स्टडी का एग्जाम तो हुआ ही नहीं ना, हम प्लान ही करते रह गए कि बिजनेस स्टडी का एग्जाम कब होगा। चलो अकाउंट्स का तो हुआ था, तो डिसोल्यूशन चैप्टर वहां पे सबने किया था, तो वही काम हमें आज करना है, लेकिन बहुत स्टैंडर्ड में जाके, ठीक है। तो वहां जो डिसोल्यूशन अकाउंट बनता था वो पोस्ट में बनता था, जब कंपनी बंद हो जाती है, फर्म बंद हो जाती है,
तब आपको पता होता है कि कितने की बिकी एसेट। यहाँ हमें वो काम सीखने हैं जो हमने आज तक कभी किए नहीं, जिसको बोलते हैं क्या, एस्टिमेटेड। क्या बोलते हैं, एस्टिमेटेड। चलो आगे इतनी बात समझ आ गई, बड़े प्यार से आराम आराम से समझनी हमने, जहाँ समझने बता देना, कहीं मैं स्टोरी में बहुत आगे निकल जाऊँ और तुम बहुत पहले वाली बात पूछ रहे हो। अभी क्लियर है सबको, अभी तो स्टोरी स्टार्ट भी नहीं हुई। हाँ जी, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ फेयर ऐसे लिखना है ऊपर से, कुछ नहीं वो लिखना बस, उसके बाद ये फॉर्मेट स्टार्ट हो जाएगा। इसका पहला पार्ट है एसेट्स, क्योंकि बेचना क्या है, एसेट्स। पे क्या करना है, लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज पहला पार्ट तो हो नहीं सकता, फर्स्ट पार्ट हमेशा क्या होगा, एसेट्स। तो एसेट्स को बेटा मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एसेट्स नॉट स्पेशली प्लेस्ड। इसका मीनिंग बताइए, इसका मीनिंग क्या है, स्पेशली प्लेस्ड का मीनिंग, प्लेस्ड का मीनिंग क्या होता है, प्रोमिस या गिरवी रखना, मतलब एक ही बात है कि हम अपनी एसेट को किसी के पास प्लेज करके आए हैं, हम किसी के पास गिरवी रख के आए हैं और उसको प्रोमिस करके आए कि वी विल पे यू। वो भी कहता मुझे क्या टेंशन है, ना पे करना, मैं तेरी एसेट भेज दूंगा। सिंपल सी बात है। जैसे आपने अपना मोबाइल मेरे पास प्लेज कर दिया कि सर ये मोबाइल रख लो, अगर मैं आपकी फीस नहीं दे पाया तो आप उठा के मोबाइल बेच देना, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, नहीं देनी ना दो फीस। मेरे पास तो आपकी फीस के भी डबल प्राइस का मोबाइल है आपका, 30-40 हज़ार का मोबाइल तो रखूंगा मैं आपका 15 हज़ार की फीस के अगेंस्ट। फिर ऑटोमेटिक मुझे पता है कि तुम पक्का होगे फीस देने, विद इंटरेस्ट दोगे, फीस भी क्या दोगे, विद इंटरेस्ट, लेट पेमेंट चार्जेस के साथ, कि सर प्लीज वो हमारा मोबाइल वापस कर दो। तो ये है, कंपनी अपनी कुछ एसेट्स को स्पेशली प्लेज करती है, लेकिन हम उन एसेट्स की बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो तो एक दो होती हैं। जैसे कंपनी ने अपना लैंड एंड बिल्डिंग प्लेज कर दिया, किसके पास, बैंक के पास, क्या लेने के लिए, लोन, या कोई प्राइवेट फाइनेंसर होता है, ठीक है। बाकी जितनी सारी एसेट्स आएंगे बेटा, उनका एक नाम बन गया एसेट्स नॉट स्पेशली प्लेस्ड। वो सारी आ गई। तो बैलेंस शीट आपको दी होगी इस क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन तो करोगे वहां आपको एक बैलेंस शीट बना के दी होगी पहले से, जैसे डिसोल्यूशन चैप्टर में होता था, या एक ट्रायल बैलेंस दिया होगा एटलीस्ट। एक ही बात है, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट, सारी इंफॉर्मेशन मुझे एक फॉर्मेट के अंदर होती है। तो मैं उठा के वहां से सारी एसेट्स को यहाँ लिख लूंगा। बैलेंस एट बैंक, कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल रिसीवेबल, ट्रेड डेटर्स, ये मेरी करंट एसेट्स होगी। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, कॉल्स इन एरियर, स्टॉक इन ट्रेड, ऑलमोस्ट ये शॉर्ट टर्म भी होंगे शायद वे लोन्स एंड एडवांस। ये करंट एसेट्स खत्म होगी हमारी ऑलमोस्ट यहाँ तक। वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, वट एवर, स्क्रैप भी पड़ा है वो भी आपकी एक एसेट है, वो भी बिकेगा 300 रुपये का। उसके बाद बड़ी वाली एसेट्स, फ्री और प्रॉपर्टी, लीज और प्रॉपर्टी, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, लाइफ स्टॉक, एनिमल्स का जो भी स्टॉक है, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, कुछ भी जो पड़ा है वो बिक सकता है। तो लिक्विडेटर पहले तो घूमता है पूरी कंपनी में, क्या क्या हुआ है आपके पास, हर चीज की लिस्ट बनाता है, ठीक है। कुछ चीजें एसेट हमारी कंपनी के अंदर होती हैं, कुछ बाहर पड़ी होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं बाहर, कुछ भी ऐसा है, वो सारी एसेट्स की लिस्ट बनाएगा और यहाँ पर लिखेगा कौन सी वैल्यू, पढ़ के देखो क्या लिखे, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। वो एक एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू यहाँ पे लिखने वाला है, क्योंकि उसको एक्चुअली तो पता नहीं, वो सिर्फ अंदाजा लगाएगा। जैसे मान लो मेरे पास ये चेयर पड़ी है, तो ये चेयर 400 की बिक जाएगी, मैं ऐसा अंदाजा लगा रहा हूँ, हो सकता है 500 की बिके, हो सकता है 300 की बिके। मेरे पास ये एसी है, एसी इतने का बिक जाएगा, प्रोजेक्टर इतने का बिक जाएगा, हिसाब तो लगा रहा हूँ मैं। दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड। जैसे मैंने आपको मैरिज का एग्जाम्पल दिया कि पेरेंट्स पहले सोच लेंगे कि यहाँ यहाँ से पैसा आ सकता है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू, तो आपने वो सब लिख ली, यहाँ पर लिख ली, ये एक थ्योरेटिकल चल रहा है अभी तो, और उसका एक टोटल आ गया, वो टोटल हमने यहाँ पे कर दिया कि दिस इज द टोटल, टोटल आ गया। अब दूसरी एसेट्स कौन सी हैं, चेक करें कौन सी है, कौन सी है, एसेट्स स्पेशली, सॉरी स्पेसिफिकली प्लेस्ड, स्पेसिफिकली वर्ड लिखना है, ठीक है, स्पेशली लिखना, एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट ए में कौन सी एसेट्स आई थी, क्योंकि लिस्ट बनेगी ना यहाँ पे, लिस्ट ए एंड यहां पर लिस्ट बी। अब लिस्ट बी में कौन सी एसेट्स है बेटा, कौन सी है, जो हमने स्पेशली, कर लो यार,
जो हमने स्पेशली प्लेज की हैं वो एसेट्स है हमारे पास। वो क्या क्या हो सकती हैं, कोई भी एसेट हो सकती है। जैसे मान लो मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं कुछ, मैंने वो बैंक में गिरवी रख के बैंक से क्या ले लिया, लोन ले लिया, या लैंड बिल्डिंग, कुछ भी ऐसा। लेकिन वो ऊपर तो नहीं होगा ना, यहाँ जो यहाँ नहीं है वही नीचे है, क्योंकि एक एसेट या तो प्लेस्ड है या नहीं प्लेस्ड। जिसको आपने गिरवी रखा हुआ है वो प्लेस्ड है। आपका एक मोबाइल मेरे पास पड़ा है, वो गिरवी रखा हुआ है, घर में बाकी मोबाइल भी तो होंगे, वो तो आपके अपने ही होंगे ना। वो मोबाइल मेरे पास रहेगा जब तक मेरा पैसा नहीं दोगे, वो ठीक ना। अब वो दो एसेट्स ही हैं बेटा, जिनके आगे हमें 4 पार्ट्स में कन्वर्ट करना होता है। मैं आज आपको ट्राई करूंगा, मतलब मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि आपको याद हो जाए ये फॉर्मेट, क्योंकि याद होगा तो न्यूमेरिकल कर सकते हो, तभी आप न्यूमेरिकल्स में जा सकते हो, तभी आप थ्योरी में लिख सकते हो एग्जाम में। बट लॉजिकल परफॉर्म है, याद हो जाता है। वर्ड टू वर्ड ध्यान देना पड़ेगा, एक वर्ड भी गलत हुआ वहीं पे सर्कल आ जाते हैं। तो 4 सब हेडिंग्स है, इधर का उधर कुछ नहीं होगा। पहला हेडिंग, जो एसेट आपको दी है उस एसेट का नाम तो लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ। सपोज उस एसेट का नाम है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। कोई भी एक एसेट लिख ली मैंने, लैंड एंड बिल्डिंग। उसकी नंबर 1 पे क्या लिखी मैंने, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। नंबर 2, ड्यू टू, ये पूरा वर्ड पढ़ना है आपने, ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। उस एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, मैं लिख दूं अमाउंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो लैंड एंड बिल्डिंग है बेटा, मुझे लगता है कि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है 5 लाख, ठीक है। और जिसको मैंने वो गिरवी रखी है, जिसके पास बैंक होगा, वो कोई ना कोई तो होगा ही, वो है मेरा क्रेडिटर। पर वो किस की लिस्ट में आता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। आगे के क्रेडिटर्स कई तरह के हो जाएंगे, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, प्रेफरेंशियल, फ्लोटिंग चार्ज, बहुत कुछ सुनने वाले हो तुम अभी आज एक ही लेक्चर में। ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो मान लो मैंने सिक्योर्ड क्रेडिटर देने 6 लाख। अब बताओ डेफिशिएंसी है या सरप्लस है। अगर आपने 5 लाख की एसेट को गिरवी रखा 6 लाख के क्रेडिटर्स के पास, मैं उनसे आपने लोन कितने का लिया, 6 लाख लिया, तो ऑब्वियसली 1 लाख की डेफिशिएंसी है। मतलब वो एसेट बिकने के बाद भी आपसे 1 लाख मांगा जाएगा कि वो तेरी एसेट तो बेच ही दी, फिर तेरा मोबाइल तो बेच ही दिया, और लाओ 5 और लाख कहीं से, तेरे पैसे भी पूरे नहीं हुए, तेरा मोबाइल ही 500 वाला होगा, ये मान लो एग्जाम्पल। तो वो एसेट ही छोटी वाली थी। तो मान लो 5 लाख की एसेट तूने गिरवी रखी और 6 लाख तूने लोन ले लिया, तो 1 लाख यहां पर आएगी डेफिशिएंसी, जिसे हम क्या बोलेंगे, रैंकिंग एज। अब रैंकिंग को हम कोल्ड भी लिख सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। अब अपनी इंग्लिश अपने पास रखना, ठीक है, कोई और वर्ड नहीं लिख सकते। रैंकिंग लिखे तो रैंकिंग ही लिखना है, डेफिशिएंसी रैंकिंग एज अनसिक्योर्ड, दैट इज 1 लाख। सरप्लस आया नहीं सी, ठीक है। एग्जाम्पल क्लियर होगी। हाँ जी बेटा बोलो। मैं समझा रहा हूँ, मैं 3 बार समझाता हूँ हमेशा, आई नो 3 बार में समझ आएगा। दूसरा पॉइंट लेता हूँ बेटा मैं। अब मेरे पास एक और एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी। मैंने वो भी गिरवी रखा हुआ है। कई लोग होते हैं ना कि सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है, घर भी गाड़ी भी सब कुछ गिरवी रखा हुआ है आपने। फर्स्ट हम लोग कहते हैं ना, प्लांट एंड मशीनरी एक मेरे पास है जिसकी एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू 4 लाख है। ये एस्टिमेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू तो बिकने के बाद ही समझ आएगा ना कितने की बिकी। उसके अगेंस्ट मैंने एक लोन लिया हुआ है बेटा, वो है ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। कितने दिन है उसको, 2.5 लाख। अब मुझे पता है कि जब ये मेरी एसेट बिकेगी, अच्छा बेचेगा कौन, कंपनी खुद ही बेचेगी, लेकिन जब बेचेगी तो क्रेडिटर सामने खड़ा होगा। जैसे पैसा 4 लाख आएगा, बोलेगा टच नहीं करना, 2.5 लाख तो मेरा निकाल दे अलग से। 2.5 लाख तो क्रेडिटर को जाएगा बाहर की बात, बाकी 1.5 लाख किसको मिलेगा, कंपनी को। अब क्या कोई डेफिशिएंसी आएगी यहाँ पे, बताओ, नहीं आएगी, तो सरप्लस आएगा। कितना सरप्लस आया बेटा, अभी हुआ कुछ नहीं है, सब क्या चल रहा है, इमेजिनेशन। मेरा एग्जांपल समझे ना, मैरिज का फंक्शन तो अभी अगले हफ्ते शुरू होने, उससे पहले ही पेरेंट्स ने 5-10 बार सोच भी लिया कि क्या क्या होने वाला है मैरिज के अंदर, कितना खर्चा होने वाला है।
पहले से प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं कि इस एसेट से 1.5 लाख बच जाएगा और ऊपर वाली एसेट का 1 लाख कम पड़ेगा, जो 1.5 लाख बचा वो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो हमें कंट्रीब्यूट करेगा। किस में प्लस हो जाएगा बेटा, इस वाले टोटल में। ये टोटल नहीं था ऊपर, किसका टोटल था ये? डोंट वरी, जो नहीं समझ आएगा ना वो न्यूमेरिकल्स में समझ आ जाएगा। मैं तो अभी बोनस लेके चल रहा हूँ कि थ्योरी में जितना समझ आ जाएगा उतना आप लोग परेशान नहीं होगे जब मैं न्यूमेरिकल करूँगा, ठीक है ना? क्यों 4 लाख में से 2.5 लाख माइनस करके? नहीं नहीं नहीं, ये जो 1 लाख है ना बेटा, ये तो इसको दिया जाएगा आगे जाके, इसको बोलेंगे आगे लाइन में लग जाओ, आगे लाइन लग रही है। अभी वो सिक्योर्ड क्रेडिटर था, आगे एक लाइन लग रही है जहां पे सब लोग कौन से खड़े हैं? अनसिक्योर्ड वाले खड़े हैं, अनसिक्योर्ड वाले। तो उसको बोलेंगे भाई ऐसा है, तेरे को मिल गया ना 5 लाख, तेरे मिल गए ना, शांति मिल गई। अब तू 1 लाख के लिए 2 महीने बाद आना, तब तक हम बाकियों को निपटा लें। तो इसको बोलेंगे लाइन में लग। तो देखो मैंने क्या लिखा, लाइन में लग को मैंने क्या लिखा, डेफिशिएंसी रैंकिंग एज अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड की लिस्ट है, लिस्ट ई। क्या बोला मैंने? अभी तो हम लिस्ट बी में है। लिस्ट बी के बाद सी आएगी, फिर डी आएगी, फिर बाद में क्या आएगी? ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, ऐसे लिस्ट बनेंगी। क्योंकि तुम आज एक्चुअल वो करने जा रहे हो जो कंपनीज में होता है। ये कोई वो नहीं कि जर्नल एंट्रीज पास करके दिखानी है बस, आपने अकाउंट बनाना है। प्लस वन का काम नहीं कर रहे हम। एडवांस काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी, देन आपको फर्स्ट डे से लेवल क्लियर हो जाएगा कि एडवांस काउंटिंग अब जाके स्टार्ट हुई है। हायर परचेज इंश्योरेंस प्लेन चैप्टर नहीं था एडवांस काउंटिंग के अंदर। यहाँ एक एक वर्ड लीगल है, लो है, वैसे लिखना है। ये 1 लाख रुपए बेटा यहाँ नीचे जाएगा, ये देखो मैं दिखाता हूँ कहाँ आएगा। क्या ये तुम रीड कर सकते हो? अभी तो उसे रीड करने बाद में याद भी करने का जाएगा। नेक्स्ट क्लास में सब लोग याद करके आएंगे, मैं सुनूंगा जो लोग ऑफलाइन पढ़ने आएंगे। ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आएंगे, मतलब डरते हो तो फिर रिकॉर्डिंग देखो। क्या लिखे इस लाइन में? एस्टिमेटेड अनसिक्योर्ड बैलेंस ऑफ क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स पार्टली सिक्योर्ड ऑन स्पेसिफिक एसेट्स। ये वो वाला बंदा है जिसका 1 लाख यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि दो एसेट्स अलग अलग है ना। एक एसेट 5 लाख वालों के पास है, देखो एक एसेट 5 लाख वालों के पास है और एक एसेट 4 लाख वालों के पास है। जो 4 लाख वालों के पास एसेट है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। ये जो एसेट है जो 2.5 लाख वालों के पास है, क्रेडिटर का नाम 2.5 लाख वाले ना, होता है ना 2.5 लाख वाले, 6 लाख वाले। तो 2.5 लाख वालों के पास जो एसेट है वो ज्यादा वैल्यू की है, वहां से कट कट आके पैसा कुछ मिलेगा ही जो हमें कंट्रीब्यूट करेगा इस कॉलम में। और ये वालों का कोई टेंशन ही नहीं, हम बोलते हैं धक्के खाते रहेंगे अपने, हमें क्या है, 5 लाख की एसेट दी है, 6 लाख, 6 लाख हमने उनको देना है। कोई बात नहीं, उनको बोलो ले जा भाई एसेट उठा के ले जा, जा ले जा। आप बोलो सर ऐसा जी मोबाइल जो आपको दिया ना बेच दो जाके, बाद में देखेंगे जो पैसे हुए फीस के देने नहीं देने। क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है मोबाइल कितने का, वो 500 वाला मोबाइल है जो आपने मुझे दे दिया। जियो का फोन आता है 800 रुपये का। 1500 हो गया, अच्छा। तो जियो 800 मैंने एक बार किसी एम्प्लॉय को लेकर दिया था, जियो 800 बोलते थे हम, उसका नाम ही रख दिया था हमने जियो 800, क्योंकि जियो का फोन 800 रुपये में मिलता था रेडीमेड, ठीक है ना। अब चलो 1500 हो गया, अब तेरे पास तो पुराना ही है ना 800 वाला, तूने मेरे पास वो गिरवी रख दिया कि सर मैं अगर आपकी फीस नहीं दे पाया ना, आप ये जियो का फोन रख लेना, बस और क्या चाहिए। अब वो बिकेगा ही 500 रुपये का, तो अब आपको उसकी कोई टेंशन नहीं है। वो जो एमके सर जियो वाले हैं ना उनको तो छोड़ दो, ये दूसरे वाले वक्त को देखो, उनसे पैसा एक्स्ट्रा आएगा। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं कंपनीज में कि एक लोन कौन से वाला है, फुली सिक्योर्ड वाला, और एक पार्टी वाला। ध्यान दो बेटा, मैंने जो समझाया आपको, जो मेरी पहली एसेट है लैंड एंड बिल्डिंग, ये जिसके पास भी है वो बेचारा क्या है, पार्टली सिक्योर्ड। क्या है वो? क्योंकि उसका लोन 6 लाख का है। अब ये एमके सर आपके लिए पार्टली सिक्योर्ड हो गया कि सर की फीस तो 15,000 है और फोन हमने कितना दिया है, 500 वाला। बाद में सर को बोलेंगे लाइन में लग जाओ आगे जाके, जब पैसा बचेगा तो देंगे आपको। तुम क्या हो, अनसिक्योर्ड हो। ये जो दूसरा वाला आपका क्रेडिटर है वो फुली सिक्योर्ड है, क्योंकि बेटा वो स्मार्ट बंदा है, उसने 2.5 लाख का जो लोन दिया ना आपको, तो आपसे क्या रुका लिया, 4 लाख की मशीनरी रुका ली अपने पास।
डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं बस, मशीनरी तो आपके पास ही पड़ी है, मेरे पास सिर्फ उसका क्या है, डॉक्यूमेंट है कि आप उसको बेच नहीं सकते। जब वो मशीन बिकेगी तो पैसा 2.5 लाख मिलेगा मुझे, तो मैं आपका क्रेडिटर हो गया। इस तरह से दो क्रेडिटर्स की यहाँ बात हो रही है, एक वो क्रेडिटर जो फुली सिक्योर्ड है, देव समझ आ गए, मैं न्यूज वगैरह मैं काट दूंगा बाद में, अभी तुम इस पर ध्यान दो। 5 लाख के अगेंस्ट कितना है, 6 लाख है, और 4 लाख के अगेंस्ट 2.5 लाख है। तो एक से डेफिशिएंसी आएगी और एक से सरप्लस आएगा। पहले वाले को बोलेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अगले वाले को बोलेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर। अच्छा, अनसिक्योर्ड भी पार्टली वाला है वो, क्योंकि 5 लाख तो मिल गया उसके, उसे कितना नहीं मिला, सिर्फ 1 लाख, उसको बोलते हैं रैंकिंग एज अनसिक्योर्ड, डेफिशिएंसी रैंकिंग एज अनसिक्योर्ड, और उसको बोलेंगे ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे लिस्ट ई में। कहाँ मिलेंगे, लिस्ट ई में। और सबसे पहले तेरे को रखेंगे ऊपर ये को, लिस्ट ई में सबसे पहले हम किसको रखा, उस बी को, जो उस बेचारे को उस टाइम 1 लाख कम मिला था, उसको सबसे पहले होता ना, जैसे आप लाइन में निकल गए, अब जब नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगा तो सबसे पहले मैं लूंगा लाइन में, क्योंकि किसी ने आपको निकाल दिया कि निकल लाइन से, या तेरा डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, होता है जब काउंटर पे टर्न आती है, बोलते हैं अच्छा आधार कार्ड लेके आया, बोलो नहीं लेके आया, जब लेके आया घर से 2 घंटे में टर्न आई, फिर उसको बोलते थे मैं जब आऊंगा मैं लाइन में लूंगा दोबारा, होता है ना आपको ऐसा, दोबारा लाइन में क्यों लूंगा फिर मैं, जब मैंने 2 घंटे लाइन में लग के अपनी टर्न ले ली, अब बाई चांस मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, आपने बताया भी नहीं पहले, मेरी क्या गलती है, अब मैं आधार कार्ड लेके आता हूँ घर से, सीधा मैं यहाँ आऊँगा काउंटर पे, मैं लाइन में नहीं लगूंगा, बंदा बोलता है हाँ कोई बात नहीं, तू आए ना मेरे पास, तेरा काम हो जाएगा, लाइन में मत लगना। अब ये वो बंदा है बेटा जो ये कह रहा है कि अब मैं दोबारा लाइन में नहीं लगूंगा, सबसे पहले मेरा नाम होना चाहिए, ये आ गया, कंपनी कहती आ जाना, कौन सा पैसे बचेंगे तब तक, ठीक है ना, तब तक पैसे तो बचने नहीं ना हमारे, क्योंकि लिस्ट ई तक तो पैसे खत्म ही हो जाते हैं, जब हम पैसा बांटने लगेंगे तो लिस्ट सी वालों को मिल जाएगा, लिस्ट डी वालों को मिल जाएगा, ई तक आते आते तो कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है। ये सीन पहले बनाना पड़ता है हमें, और ये जो लिक्विडेटर स्टेटमेंट तुम बना रहे हो ना, ये लीगली बनाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, और ये आपको सेबी को सबमिट करनी होती है, कंपनी और बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि कंपनी लिक्विडेशन जानी चाहिए या नहीं। अब मान लो कंपनी के पास पैसा खत्म हो गया जल्दी, कंपनी को सर्वाइव कराया जाएगा, फिर कोई ना कोई हेल्प करेगा उसकी, गवर्नमेंट ये ट्राई करेगी कि आपकी कंपनी बंद ना हो, क्योंकि आप क्रेडिटर्स को दे नहीं पा रहे बेचारों को, इतने लोग कहाँ जाएंगे, ये गवर्नमेंट को परेशान करेंगे, कोर्ट में केस करेंगे। तो ऐसे जब कोई कंपनी बंद होती है तो गवर्नमेंट ट्राई करती है, सेबी ट्राई करते हैं कि कंपनी बंद ना हो, पर एक बार अगर आपने ई निकाल दिया तो फिर एफ जी को नहीं देखता, क्योंकि वहां पे शेयर होल्डर बैठे होते हैं, एफ में कौन बैठा है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, जी में कौन बैठा है, इक्विटी शेयर होल्डर। तो गवर्नमेंट कहती छोड़ो, ये तो कंपनी के ओनर ही है, नुकसान तो इन्हीं को मिलना चाहिए था, खाया भी इन्होंने है, प्रॉफिट भी इनका ही है। तो मेन लिस्ट ई तक का पंगा है सारा, कहाँ तक पंगा है, लिस्ट ई तक, और अभी डी में, डिवेंचर होल्डर लिस्ट डी में आती है, कौन से क्रेडिटर्स वगैरह सारे, वो ई में देखो, ये बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपने बोला सर मैं आपकी फीस दे दूंगा, तो मेरे पास क्या सिक्योरिटी है, कुछ भी नहीं, तो मैं आपकी कंपनी में कहाँ आता हूँ, लिस्ट ई में। पर मैं आपसे आईफोन रखवा लिया 50,000 वाला, तो मैं किस में आ गया, लिस्ट बी में, ना दो फीस, मैं तो चाहता हूँ तुम फीस ना दो, मैं तेरा मोबाइल यूज करता रहूँ बस, तो मैं तो चाहता हूँ ना दो आप, क्योंकि 15,000 की फीस के चक्कर में 50,000 का मोबाइल तुम यहाँ पे रख के बैठे हो, तो मैं तुम्हारा मोबाइल यूज कर रहा हूँ, तो वो लिस्ट बी है। तो लिस्ट बी वाले तो सिक्योर्ड ही है मोस्टली, बस उनका बैड लक ये होता है कि कई बार 6 लाख के लोन के अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग कितने की बिकती है, 5 लाख की, जो उसकी एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, क्या है, एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। तो अगर रियलाइजेबल वर्ड भूल गए तो विन मार्क्स में मिलेंगे, 15 मार्क्स में मिलेंगे, फिर 5 भी मिलेंगे। तो फिर वो बाद में लेते हैं उनसे, वो बच्चा बोलता है, दोबारा पूछो। अगर जैसे कि उनका जो भी सिक्योरिटी उन्होंने ली है वो अगर कम वैल्यू में बिकती है लोन के अमाउंट का, तो फिर जो बैलेंस होगा, हाँ वही, उस टाइम तुम आउट ऑफ माइंड थे उस टाइम, देखो उस टाइम तुम एब्सेंट थे क्लास में, जब मैंने आपको कहा था कि वापस आ जाओ, ये मैं संभालूंगा काम तुम्हारा। ये जो 1 लाख है ये समझा चुका हूँ, देखो बेटा यही तो वो 1 लाख है ना, ये पूछ रहे हो कि कुछ और नहीं पूछ रहे हो, पर्सन ये 1 लाख वो लेंगे या फिर लेंगे ना लाइन में लग के, ये देखो यहाँ लगेंगे लाइन में, ई में आ जाएंगे, ई में आ जाएंगे, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड हो गए, वो क्या बन गए, अनसिक्योर्ड।
इसलिए सिक्योर्ड को अनसिक्योर्ड बनने के लिए क्या चाहिए होता है कि उसकी सिक्योरिटी में इतना दम नहीं है। आपके जियो वाले 800 वाले फोन में इतना दम थोड़ी है कि मेरी फीस पे कर देगा वो। तो मैं सिक्योर तो हूं सिर्फ 500 तक, बाकी अमाउंट से क्या हूं अनसिक्योर्ड। इसलिए मेरा नाम है पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर। मैं आपका कौन सा क्रेडिटर हूं, पार्टली सिक्योर्ड। तो जितने पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो हमें आगे लाइन में मिलेंगे लिस्ट ई में। उनको बोलेंगे सर ऐसा है, आपको पता है हमने पैसे दे देने आपके, कहाँ भागेंगे हम। बस आपको 2 महीने में मिलेंगे लिस्ट ई में। वहां तक हम पहुंचते हैं, आप मिलो वहां पे। वो बंदा वहां पहुंच के लाइन में लग जाएगा और तुम वहां पता नहीं पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। तो ये लिस्ट ई है। वहां वो सारे लोग बैठे हैं, सब लोग मिलते हैं ना आपस में, तू कौन है, क्रेडिटर है, सिक्योरिटी नहीं, क्यों दिए थे पैसे कंपनी को, बिल्स पेबल सिक्योरिटी है, क्यों माल बेचा था इसको, क्यों गुड्स दी थी इसको। ऐसे ऐसे लोग खड़े होते हैं वहां पे कि मैंने कल ही 2 ट्रक बेचे कंपनी को, क्या मेरा पैसा मिल जाएगा। दूसरा बंदा बोलता है मेरे को नहीं मिला, तेरे को कहां से मिल जाएगा, 3 साल से मैं कंपनी चक्कर मार रहा हूँ, अब कंपनी बंद हो रही है। ये सारे दुखी लोग होते हैं जो यहाँ मिलते हैं ई में, जिनका बैड लक चल रहा होता है। क्योंकि इनके पास सिक्योरिटी के नाम से 1 रुपया भी नहीं है। और ये कहता चलो 5 लाख तो मेरे पूरे हो चुके हैं, ये आराम से वहां पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहा होगा कि देखो जी 5 लाख तो आ चुके मेरे, सबको ये बता रहा होगा मेरे तो 1 लाख रह गए और सबसे ऊपर में बैठा हूँ, मेरा 1 लाख कंपनी देगी तब जाके तुम्हारी बात आएगी। क्योंकि मैं क्या था, मिला रेशो में, वो तो समझाने का तरीका मेरा एक, ठीक है ना, ताकि आपको फर्स्ट नंबर पे याद रही। तो मैं ये इनके बीच में आ जाएगा। पहले सिक्योर था, लिस्ट बी में बैठा था, अब उसको वहां से पुश करके गिरा दो, लिस्ट ई में भेज दो, 5 लाख देके भेजना उसको। वो दूसरे वाले तो आपको पता है लिस्ट ई में क्यों आएंगे, ये तो बड़े अच्छे लोग निकले। 2.5 लाख का लोन दिया था और 4 लाख की मशीन अपने पास रख के बैठे हैं। 15,000 की फीस है, अपनी गाड़ी खड़ी कर दो मेरे पास। तो क्या गाड़ी 15,000 में बिकेगी आपकी, नहीं बिकेगी, बिक जाएगी 15,000 में बिक जाएगी। 20-25 हजार में मैं चोर को भी बोल दूंगा, वो भी ले जाएगा मेरे को 20,000 देके, बिक जाएगी। मतलब बिक जाएगी ना, मैं सेफ हूँ, बस मुझे नहीं पता कितनी बिकी, मेरे 15,000 आगे ना बात खत्म होगी। तो तेरी 5 लाख की गाड़ी, नहीं कैसे हुआ, आपने अपनी मशीन जिस क्रेडिटर को दी वो क्रेडिटर 2.5 लाख वाला था, आपकी मशीन 4 लाख वाली थी। अब लॉस कुछ नहीं, जब आप 4 लाख की मशीन बेचोगे मार्केट में किसी को भी, वो आपको 4 लाख का चेक देगा, सब चेक से होता है पेमेंट। वो जैसे चेक तुम्हारा आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, उधर से क्रेडिटर को 2.5 लाख मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ कोर्ट काम करा रही है सारा कुछ। ये लिक्विडेटर एक ऑफिशियल पर्सन होता है, वो ना कंपनी का होता है ना पब्लिक का होता है, वो एक मीडियोकर पर्सन है। वो आपके 4 लाख में से 2.5 लाख किसको देगा, इसको। जब तक आप इसको 2.5 लाख देते नहीं तब तक आपके 1.5 लाख आते ही नहीं आपके पास समझो, ऐसे है। जैसे 4 लाख आएंगे उसमें से 2.5 लाख निकल जाएंगे, बाकी 1.5 लाख कंपनी के पास आ जाएगा, वो आ चुका है देखो। अब ये ओवरव्यू बन रहा है, एक एस्टिमेटेड चीज बन रही है कि ऐसा कुछ होगा। जैसे हम ड्रीम देख रहे हैं, ड्रीम में मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मेरे से कुछ भी क्वेश्चन नहीं हो रहा, सारे क्वेश्चन कोई आते नहीं मेरे को, मैं एकदम से फेल हो गया, फिर एकदम से उठ पड़ते हैं, अच्छा ये तो ड्रीम था, मतलब फिर वेकअप हो जाते हैं। अब डर है ये आपका, जो ड्रीम्स बन के आपको आ रहे हैं, डर है ये, फिर उठते हैं "ओ, अभी तो एग्जाम थोड़ी स्टार्ट हुए हैं, अभी तो चांस है, केसेस बढ़ेंगे"। फिर अपने को समझाते हैं कि ऑल इज वेल, ठीक है ना, डर मत, अभी तो केसेस बढ़ेंगे पक्का, और पक्का ऑनलाइन होगा एग्जाम। वो ड्रीम तो झूठा था। तो ये अभी कंपनी ड्रीम देख रही है, ड्रीम, कि जिसमें उसको लगता है कि 1 लाख दे नहीं पाएंगे और उसको बेचारों को हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा लिस्ट टी में चले जाओ, और जिनको दे देंगे वो तो दे देगा, और उनसे 1.5 लाख बच के भी आएगा। ये सब अभी हम ड्रीम देख रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले बोला प्री मैरिज स्टार्ट होने से पहले का सीन है ये, ठीक है जी। एक्चुअल सीन डिफरेंट ही होता है। तो ये एक एस्टिमेटेड शीट है जो आपको पहले बना के सबमिट करनी होती है, तो आपको परमिशन मिलती है, कंपनी बंद कर सकते हो या नहीं कर सकते। इतना क्लियर हो गया सबको। उसके बाद जब हम यहां तक पहुंच जाएंगे तो इसका नाम रखेंगे एक, क्या नाम है बेटा वो, क्या तुम रीड कर सकते हो। राहुल तो पहले लीव कर गए, बोर होते नहीं इतने वो, उनको समझ आ गया, थ्योरी हो गया सिर्फ। पर जो आज का डे समझ नहीं आया ना, अगले 3 दिन कुछ समझ नहीं आएगा क्लास में, ये मान के चलना। अगले 2 दिन के लिए लीव ले लो फिर ग्रुप से, आज का लेक्चर को मिस कर दिया, चाहे वो किसी रीजन से किया हो, बट रिकॉर्डिंग देख लेना। एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर, किसके लिए, और दूसरा, तीसरा, ये क्या लिखा है, डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज।
सर जो रेट चेंज होता रहता है। नहीं नहीं नहीं, फ्लोटिंग का मीनिंग हर जगह है थोड़ी है। यहाँ अब आपको मैं डिवेंचर चैप्टर में लेके जाता हूँ 1 मिनट के लिए, शायद कभी आपने पढ़ा हो। जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनको हमेशा हम सिक्योर्ड मानते हैं, क्योंकि उनके पास एक डिवेंचर ट्रस्ट डीड होती है। सुने इसका नाम कभी? डिवेंचर ट्रस्ट डीड, डीडीडी बोलते हैं इसको। उसमें लिखा होता है कि क्या आपके पास एक स्पेसिफिक एसेट है। जी जब कंपनी बंद होगी, सारी बातें कब है बेटा? कि सर अगर मैं आपकी फीस ना दे पाया तो ही तो मोबाइल की बात आएगी, अदरवाइज तो बात ही ना नहीं कोई। अगर कंपनी डिवेंचर होल्डर का पैसा ना दे पाई तो ट्रस्ट डीड के अंदर लिखा होता है डिवेंचर होल्डर के पास ये राइट है कि वो कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी बेच सकते हैं। क्या बोला मैंने? बेच सकते हैं। तो बेटा अभी तो लिस्ट बी में आ चुके हैं ये, तो लिस्ट बी में इन्हीं की बात हो रही थी। तूने पूछा ना डिवेंचर होल्डर सर कहाँ आएंगे, तो मैंने बोला डी लिस्ट में आएंगे। नहीं, मैंने झूठ बोला था। वो कहाँ आएंगे? लिस्ट बी में आएंगे। क्योंकि वो एक स्पेसिफिकली सिक्योर्ड है, वो स्पेसिफिकली सिक्योर्ड है। लेकिन अब जिन डिवेंचर होल्डर की बात चल रही है ये इतने लक्की नहीं है ना, ये इतने लक्की नहीं है। इनके पास स्पेसिफिक चार्ज नहीं है, इनके पास कोई ऐसे नहीं कि प्लांट मशीनरी है, इनके पास फ्लोटिंग चार्ज है। कौन सा चार्ज है? फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है तैरते तैरते अगर कोई चीज हाथ लगी तो तुम्हारी है नहीं तो कुछ तुम्हारा नहीं है। मतलब जब तक तुम्हारे तक पहुंचेंगे हम तब तक कुछ बचा अगर तो तेरे को दे देंगे, अदरवाइज नहीं। जैसे तुम मैरिज में लेट पहुंचे, बोलेंगे अभी तो ये बचा है तुमसे स्नैक्स कहाँ है? बोले कौन से स्नैक्स? वो स्नैक्स जो 9 o'clock स्टार्ट हुए थे, तुम तो 2 बजे पहुंच रहे हो। 2 बजे स्नैक्स थोड़ी मिलते हैं मैरिज में, मिलते हैं क्या? वहां तो फिर वो जो फ्लो में चल रहा है वो मिल जाएगा, जो बचा हुआ मिल रहा है। कि स्नैक्स तो नहीं मिल रहे जी, एक पानी पूरी बची है ले लो ऐसा कुछ मिलेगा। तुम फ्लोटिंग चार्ज वाले हो, क्योंकि तुम अगर मेन होते तो 10 बजे आते फंक्शन में, तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार होता है, तो तुम्हारे लिए जो बचा वो तुम्हें मिल जाएगा। तो डिवेंचर होल्डर्स कौन से वाले हैं? स्पेसिफिक चार्ज वाले हैं, तो इनको डिवेंचर होल्डर्स नहीं बोलते, इनको डिवेंचर होल्डर नहीं बोलते, इनको बोलते हैं लिस्ट बी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं बेटा? क्योंकि ये सिक्योर्ड है ना। जैसे आपका 50,000 वाला आईफोन मेरे पास पड़ा है, मेरे को क्या टेंशन है, मैं सिक्योर हूँ। ना दो फीस, 2 सेमेस्टर की मिलके ना दो, फिर मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे, मैं सिक्योर हूँ। लेकिन जिन डिवेंचर होल्डर को हम डिवेंचर होल्डर के नाम से जानते हैं वो कभी भी स्पेसिफिकली सिक्योर्ड होते नहीं, उनके पास हमेशा कौन सा चार्ज होता है? फ्लोटिंग। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो तो डिवेंचर होल्डर का एक्चुअल मीनिंग यही होता है। आज तक मैंने सिर्फ इतना सुना है बस +2 से अब तक कि डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, यही सुना ना। डिवेंचर होल्डर्स बोले तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बट कौन से सिक्योर्ड, ये तुम आज सुन रहे हो। ये एडवांस काउंटिंग में सिखाएगी कि स्पेसिफिक या फ्लोटिंग। स्पेसिफिक हो तो डिवेंचर होल्डर नाम उनका या बैंक लोन है, एक ही बात है। पर डिवेंचर होल्डर तभी उनको बोलते हैं क्योंकि उनके पास स्पेसिफिकली कोई एसेट होती नहीं। जैसे आपका हाल होता है घर में, पेरेंट्स का डायलॉग क्या होता है? सब आपका है ना। अब घर जाना पूछना, है ना, बोलेंगे बेटा सब आपका ही है, ये घर, ये गाड़ी, ये पैसा, ये बिजनेस, सब तेरा ही तो है ना। स्पेशली अगर मान लो यू आर ए लोन सन, मान लेते हैं लोन सन हो, कोई सिस्टर ब्रदर का झगड़ा ही नहीं तुम्हारे घर में, तुम अकेले बैठे हो, बेटा सब तेरा ही तो है। ये बोला होगा। अब सुबह बोलना कि पापा मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ 4 दिन के लिए, हम सब लोग फ्रेंड्स मिलके ना घूमने जा रहे हैं, बोलेंगे किसको पूछे जा रहे हैं कब डिसाइड किया, किससे पूछा, कौन सी गाड़ी, कौन सी गाड़ी, कोई गाड़ी नहीं। और तूने अगर इतना बोल दिया कि ये गाड़ी तो मैं बेच बूझ के आऊंगा, बताऊंगा, फिर तो पिटाई पिटाई नहीं, घर से भी निकालेंगे, पिटाई करके भेजेंगे बोलेंगे कौन सी ये, तूने तुम्हें गलत फहमी किसने दी है कि गाड़ी तेरी है। तो पापा आपने कहा था, रात को आपने कहा था बेटा सब तेरा है। बेटा वो इमोशनल बातें होती हैं जब तुम्हें स्टडी के लिए मोटिवेट करना होता है कि बेटा सब तेरा है, तो एक और पढ़ ले, बस एक और बन जाइए कर ले, फिर तो सब तेरा ही तो है। वो इमोशनल बातें हैं, स्पेसिफिकली तुम्हारा कुछ नहीं है। अगर मेरी बात पे ट्रस्ट ना हो तो घर जाके देखना कि तुम्हारी हैसियत क्या है। स्पेसिफिकली तुम गाड़ी चला तो रहे हो, प्राउड फील मत करना। कई लोग गाड़ी में बैठ के बड़ा अलग प्राउड फील करते हैं,
जब मुझे कभी ऐसा लगता है मैं बोलता हूँ गाड़ी तेरे नाम पे है, बोलते नहीं पापा के नाम। फिर तू क्यों खुश हो रहा है इतनी बड़ी गाड़ी में, तू क्यों खुश हो रहा है? चल गाड़ी छोड़ो, एक्टिवा चलाते हुए तो प्राउड फील मत करना, एक्टिवा भी तेरे नाम पे नहीं है। 18 साल के तुम अभी हुए हो जाके, सेमेस्टर 1 में जाके तो 18 साल के होते हो। तो सेमेस्टर 1 से पहले जो +2 में लैपटॉप यूज़ कर रहे थे, मैं ये नहीं बोला कि मेरा है, गाड़ी मेरी है ना। कभी फ्रेंड्स के ऊपर शो ऑफ नहीं करना कि मैं गाड़ी में आ रहा हूँ, तुम्हारे नाम पे तो नहीं है ना। अगर है भी तो तुम्हें कमाई नहीं है बेटा, तुम्हारी नहीं है। यार ना, तुम एक्टिवा तक नहीं बेच सकते, एक्टिवा तक नहीं बेच सकते तुम। पूछना पड़ेगा पापा ये मैं एक्टिवा बेच दूं, बोलेंगे नहीं। देखो किसने बोला? तुम्हारे नाम पे है, कौन सा राइट है? राइट तो नहीं है ना। ऐसा नाम होने से क्या होता है? तो भारत महान और मेरा देश है, पर इसमें से एक भी चीज़ मेरी नहीं है। कहने को कंट्री हमारी है, पर गवर्नमेंट बोलती कि एक फ्लावर भी क्यों तोड़ा आपने, फूल भी तोड़ने का आपके पास राइट नहीं है किसी पब्लिक पार्क में से। तो तेरी कंट्री कैसे होगी? मैं इस कंट्री के बारे में क्यों सोचूं? राइट ना? समझ मतलब इतना स्ट्रिक्ट मीनिंग है यहाँ पे, स्पेसिफिक का और फ्लोटिंग का। तो ये थ्योरेटिकल लेक्चर है, लेकिन मेरा एक अलग पैशन है, आपको याद हो जाएगा, बस इतना है। क्योंकि जब याद नहीं होता तभी स्टूडेंट भागते हैं कि सर ये छोड़ो, थ्योरी पार्ट छोड़ो, हम न्यूमेरिकल करवाओ। न्यूमेरिकल भी यही है, थ्योरी भी यही है। इसी कारण से लिक्विडेशन बड़े चैप्टर्स में आता है। पर अगर आप लोग याद कर पाए या मैं करवा पाया तो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। आप देखना चैप्टर के एंड तक बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल था, आपने ऐसे बोल दिया, डरा डरा दिया हमें। नहीं, वो सीरियसली कि आप मोटिवेटेड रहो, सीरियस रहो, चलते फिरते नहीं पढ़ना है इसको, एक एक वर्ड याद करना पड़ेगा। हो गया क्लियर? तो हमने क्या बोला, अभी तक कितनी एसेट्स आई हैं? एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर किसके लिए? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का मीनिंग पता नहीं, बता दूंगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के लिए, दूसरा फ्लोटिंग चार्ज और अनसिक्योर्ड। लो जी, अब इसके मीनिंग में जाते हैं। एक मिनट होल्ड करना चाहिए, एक मिनट होल्ड करिए। तो हम इसके मीनिंग में जाएंगे। अब देखो ध्यान से बेटा, सर है भाई बोलेंगे दोपहर का मैच बटलर है। हाँ जी। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है एस्टिमेट टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, इसको बोलते हैं लिस्ट सी। क्या बोलती है? लिस्ट सी। अभी सी के बारे में बात नहीं की ना। तो ये है बेटा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की लिस्ट। ये कौन लोग हैं? यहाँ गवर्नमेंट अपने आप को रखती है नंबर 1 पे। गवर्नमेंट की जितनी भी पेमेंट्स हैं वो सारी किस में आती हैं? सी में। क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लिस्ट ए में तो एसेट्स ही थी, बेच दी वो, आपने पैसा आ गया। लिस्ट बी में आपको पता है जो क्रेडिटर्स के पास एसेट थी वहां कुछ हो नहीं सकता, वहां तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो क्रेडिटर के पास ही एसेट। जब बिकेगी तो पैसा किसको मिलेगा? क्रेडिटर को। तो जैसे वो पैसा आपके पास यहाँ आ गया फाइनली, गवर्नमेंट कहती सर बाद में देखेंगे बाकियों को, पहले हमें दे दो पेमेंट। गवर्नमेंट का कोई भी इनकम टैक्स पेंडिंग है, सेल टैक्स पेंडिंग है, जीएसटी पेंडिंग है, कुछ भी पेंडिंग है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वट एवर ड्यूटीज आर देयर, गवर्नमेंट कहती हम कौन है? प्रेफरेंशियल तुम्हारे लिए। मैं तो गवर्नमेंट को भाई लोग ही बोलता हूँ। भाई लोग बोलते हैं मेरा पैसा दे दे, तो को कोई हाथ लगा के दिखा दे मेरे को, बताना। है ना, सिंपल है। इस एरिया का जो भाई है उसको पैसे दे आओ, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम घूमो, तुम किसी से पंगा ले लो, सब तो को बोलेंगे प्लीज प्लीज, ऐसे बोलेंगे, क्योंकि उसको पता है इसके बैक पे वो भाई है। ठीक है ना? इसको छेड़ा मतलब उसको छेड़ने वाली बात होगी। तो ये गवर्नमेंट हमारी बैक पे है। गवर्नमेंट कहती मेरी पेमेंट दे दे, फिर मैं तेरे साथ हूँ, तेरे को कुछ नहीं कह सकता। पर पहले किसकी पेमेंट है? गवर्नमेंट की। दूसरा, गवर्नमेंट हमेशा किसका सोचती है? एम्प्लॉइज का। किसका? एम्प्लॉइज का। यहाँ बेटा एक पॉइंट है, तुम याद रख सको, वैसे याद रखना चाहिए तुम्हें। 4 मंथ्स की सैलरी या 20,000, विच एवरेज लेस। क्या बोला मैंने? 4 मंथ्स की सैलरी या 20,000, इसमें से जो भी कम होगा वो प्रेफरेंशियल है। बाकी इसमें बहुत कुछ है थ्योरी में याद करने के लिए, पर तुम्हारे मतलब की 2 चीजें ही हैं। आप बोलो सर थ्योरी में दिखा दो, एक बार दर्शन करवा दो। ये लो, मैंने अभी आपको चैप्टर कहाँ गया,
इसी में था, ये देखो बेटा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं, बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। 1956 नहीं है वो, 2013 है। ये गवर्नमेंट की पेमेंट्स, ये सारा प्रेफरेंशियल है। तुम्हें याद करके जाना पड़ेगा एग्जाम में जाने से पहले। बट या मैंने बोल दिया कि इतना कुछ नहीं आता एग्जाम में, सिर्फ 2 बातें आती हैं। ये थ्योरी में आता है क्वेश्चन 5 मार्क्स में, तो तुम थ्योरी ये वाली लिखना चाहते हो तो फिर तुम्हें याद करनी पड़ेगी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं। 5 मार्क का थ्योरी होती है। लेकिन न्यूमेरिकल्स में जहाँ तक बात है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का मतलब 2 ही पेमेंट्स होती हैं, एक गवर्नमेंट का पेमेंट और एक आपके एम्प्लॉयज का पेमेंट, 4 मंथ्स या 20,000 विच एवरेज। जैसे आपकी सैलरी है 6,000 पर मंथ, 4 महीने की कितनी बनी बताओ, कितनी बनी 24,000। तो आपको 24,000 नहीं मिलेगा, आपको एज ए प्रेफरेंशियल कितना मिलेगा 20,000। कर लेते हैं बात, बताओ कितनी सैलरी पर मंथ। चलो बहुत इजीली बोल दिया आपने, 1,00,000 सैलरी पर मंथ बोल रहे हो, ठीक है पर मंथ इंटू 4 महीने की कितनी होगी। तो एक्ट ये कहता है उसमें से 20,000 प्रेफरेंशियल हैं, वो तुम्हें अभी मिल जाएंगे, बाकी बाय बाय लिस्ट ई में मिलना। लिस्ट ई सब दुखी लोग वही मिलेंगे आपको। वही बोलेगा सर आप छोड़ो, आप तो बाहर के हो, मेरी बात सुनो। वहाँ लोग ऐसे खड़े होते हैं, सर मेरी बात सुनो, मैं तो एम्प्लॉय हूँ, मैंने अपना यहाँ पे कितना टाइम हार्ड वर्क दिया है। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू जी। तो वो एम्प्लॉयज होते हैं, वो कहते हैं सर हमने तो कंपनी बनाई है जी, हमारे देखो क्या हुआ, 4,00,000 रुपये सैलरी मिली, 4 महीने से सैलरी नहीं मिली हमें, 4,00,000 और 20,000 देके हमें बोल दिया कि मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। 3,80,000 तुम्हारे लिस्ट ई में डल जाएंगे। गॉट इट। ये तो 4 महीने का मतलब एक अमाउंट निकालने से मतलब, पेंडिंग सैलरी तो 1-1 साल की पड़ी होती है। जब कंपनी बंद होती है ना, एम्प्लॉय को पूछा करो, उनके 6-6 महीने सैलरी नहीं मिलती उनके एम्प्लॉयज़ को, और फिर वो लिस्ट ई में आ जाते हैं। बस 20,000 जरूर मिल जाते हैं, क्योंकि जब लिक्विडेशन होता है कंपनी का तो लॉ पूरा लगेगा। पता है ना मैं क्या कहता हूँ और आप क्या कहते हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ, मैं वो समझा रहा हूँ जो लॉ में लिखा है। ठीक है, समझाने में मैं इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ लेक्चर को अपने पैशन से, लेकिन तुम्हें याद तो वो सब करना पड़ेगा कि लिस्ट ई में, सॉरी लिस्ट सी में कौन है, 4 महीने की सैलरी वाले एम्प्लॉयज, मैक्सिमम 20,000। ठीक है जी, उससे ज़्यादा उनको प्रेफरेंशियल नहीं है। गवर्नमेंट कहती है हमारा सारा कुछ ही प्रेफरेंशियल है, हमारा सारा कुछ प्रेफरेंशियल है, हमें दे दो और इनको 20,000 दे दो, फिर आगे बढ़ते। समझा कि लिस्ट सी क्या है। फिर लिस्ट डी में आ जाओ। लिस्ट डी में कौन लोग हैं, इस चैप्टर की पेशेंस चाहिए ना, मतलब मैं 1.5 घंटा बोल रहा हूँ तो कोई सुनने वाला भी चाहिए सामने, उतना ही। अब लो जी, लिस्ट डी में कौन लोग हैं, वैसे मैंने समझा दी है। लिस्ट डी में कौन आते हैं, कौन आते हैं, डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय, इसको लिस्ट डी बोलते हैं। और अकेले डिवेंचर होल्डर ही क्यों, किसी भी टाइप का लोन, वो तो एक एग्जाम्पल लिखी है, किसी भी टाइप का लोन जिनके पास फ्लोटिंग चार्ज होता है, पर डिवेंचर होल्डर के पास तो होता ही कोई है फ्लोटिंग चार्ज, मतलब तैरते हुए कुछ सामान मिल गया तो तुम्हारा है, नहीं तुम्हारे पास राइट कोई नहीं है। ठीक है, तुम सिक्योर्ड हो बस, लेकिन अलग ही फीलिंग होती है ना सिक्योर्ड है मैं, कि तुम अपने घर में रहते हो तो अलग ही फील है कि मेरा घर है। जिस दिन घर से निकाला पता चलेगा कि घर किसका था। दिवाली पे डस्टिंग जरूर करवा दी जाएगी आपसे, तुम्हारा घर बोल के, पर जिस दिन घर से निकालेंगे तो उस दिन 1 मिनट लगाएंगे वो। ठीक है जी, तो डिवेंचर होल्डर सिक्योर तो हैं, बट कौन से वाले, फ्लोटिंग वाले, कुछ बचा तो उनका, नहीं तो नहीं। इसमें और लोग भी आएंगे, बैंक लोन भी आएगा, बहुत लोग आएंगे जिनके पास कौन सा चार्ज है, फ्लोटिंग। डिवेंचर होल्डर क्यों लिखते हैं, क्योंकि इनके पास होता ही फ्लोटिंग है। और इनके पास स्पेसिफिक हो जाए, अगर इनके पास स्पेसिफिक हो जाए तो ये बी में चले जाए वहाँ। ए में तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं बेटा, ए में सिर्फ एसेट्स हैं, थोड़ा देख लो कोई बात नहीं, ए में तो सिर्फ एसेट्स हैं जहाँ से पैसा ही आने हैं। क्रेडिटर्स की बात कहाँ से होती है, लिस्ट बी से। तो हम रिवाइज कर लेते हैं, लिस्ट ए में सिर्फ एसेट्स हैं जो स्पेशली प्लेस्ड नहीं है, जो तेरी है। जैसे आप बोलो सर ये स्केल तो मेरा है, ये मैंने अपनी पैसों से कमाया है, अभी तो तेरा ही है बस, ये सेल तुम्हारा है, ये बुक तुम्हारी है, मान लो इतना है, तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है और तुमने इसको गिरवी भी नहीं रखा हुआ, वो ठीक ना। उसके बाद जो एसेट्स आई वो तो क्रेडिटर्स की बात आ गई, वहाँ एसेट्स तो बस एक लिस्ट ए में ही है बस। लिस्ट बी में जो एसेट्स हैं वो तो अपनी है ही नहीं,
वो तो किसके पास है, क्रेडिटर्स के पास है, चाहे वो फुली सिक्योर्ड हो या पार्टली हो। लिस्ट सी में कौन से क्रेडिटर्स हैं, प्रेफरेंशियल। लिस्ट डी में कौन से हैं, फ्लोटिंग चार्ज वाले। लिस्ट ई में बेचारे लोग जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, ऐसे ही घूम रहे हैं बेचारे, परेशान आत्माएं होती हैं वो, ठीक है। दुखी होता है हमेशा वो बंदा जो लिस्ट ई में होता है। वही बोलता है सर मेरे को आज तक पैसे मिले, कोई कहता है सर मैं 4 साल से खड़ा हूँ, तुम तो आज आए हो, मेरे को तो आज तक नहीं मिला पैसा, तुम्हें कहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट बी तक की एंजॉय है क्रेडिटर्स का। सी में तो खुद गवर्नमेंट आ गई, एम्प्लॉय थोड़े बहुत आ गए, 20,000 वाले, कितना होगा आपको पता है सैलरी कितनी होगी, किसी की 20,000 थोड़ी होती है 4 महीने की, है ना, इतनी कम सैलरी तो आज के डेट में है ही नहीं। तो लिस्ट सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। तो ये लाइन अभी भी वही है। आई थिंक अभी इस लाइन का मीनिंग समझ आया। एस्टिमेट टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर द प्रेफरेंशियल वाले, फ्लोटिंग चार्ज वाले, देन अनसिक्योर्ड जिसको लिस्ट ई बोलते हैं, उनके लिए टोटल ये पैसा बचा है बेटा। और ये पैसा आया कहाँ से, देख लें कहाँ से आया पैसा। ये 2 जगह से आया बेटा। एक उन एसेट से आया है जो मेरे पास ही थी, जिनको अगर मैं बेचूं तो कितनी की बिकेंगी, मैंने सिर्फ एस्टिमेट किया, ड्रीम चल रहा है अभी हमारा, ठीक है। दूसरा वो एसेट जो किसी क्रेडिटर के पास थी बट फिर भी वहां से सरप्लस आ गया, इसे यहाँ क्या लिखेंगे हम, इसका नाम सरप्लस कैरिड टू द लास्ट कॉलम। अब आप ये कैरिड टू लास्ट कॉलम लिखना भूल गए, टीचर बोलेगा मजा नहीं आया, नंबर नहीं मिलेंगे ज़्यादा, ये लिखना पड़ता है आपको, कैरिड टू लास्ट कॉलम। एक एक वर्ड लिखना पड़ेगा, वो एक ही तरीके के सामने बुक को ओपन कर लो, वहां से दे दे के थ्योरी लिखते रहो। दूसरी ऑप्शन है कि याद करनी पड़ेगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम आपकी ऑप्शन है, ठीक है जी। चलें आगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में सब लोग वर्ड टू वर्ड लिख देते हैं, पता नहीं कैसे लिख देते हैं, ये नहीं मुझे समझ आया था। उसके बाद क्लियर जी, आगे चलें। अब आगे एक लेवल पे खत्म कर देंगे लेक्चर, अभी एकदम से खत्म नहीं करवाएंगे। हाँ जी, आगे है, अब हम बनाएंगे समरी। यहाँ रेस्ट करना होता है कि बहुत काम कर लिया, लिस्ट ए भी बना दी, लिस्ट बी भी देख लिया क्रेडिटर्स को, वहां से सरप्लस भी बाहर आ गया, उसका नाम भी लिख दिया, एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल फॉर द, ये एक एक वर्ड मैच होना चाहिए आपका, एस्टिमेटेड टोटल एसेट्स अवेलेबल, फोर नहीं लिखा, गलती है, 4 भी लिखना था, F4 4 किसके लिए, एक एक वर्ड मैच होना चाहिए, ठीक है, थ्योरी में अगर नंबर लेने तो। अब यहाँ रेस्ट करने हमें, जहाँ पे एक समरी बनाएंगे, समरी ऑफ किसकी, ग्रोस एसेट्स की, जहाँ हम वो पूरा रिजल्ट दिखाएंगे कि मैंने ऊपर क्या बात की है, जैसे ग्रोस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स स्पेशली प्लेस्ड, यहाँ प्लेस्ड वाली पहले लिखनी है, प्लेस्ड वाली पहले, और उनकी कौन सी वाली लिखनी है, ग्रोस। ग्रोस का मतलब मेरे एग्जाम्पल में आ जाए, ये वाली बेटा 5 और 4 कितना है, 5 + 4 कितना है 9, ये 9 लाख रुपीज, ये तुम्हें दिख रहा है अभी, दिख रहा है सबको, ये 9 लाख, ये 9 लाख रुपये यहाँ देखा, जबकि आपको पता है उस 9 लाख में से कट भी चुका 5 लाख या 2.5 लाख, पर यहाँ सिर्फ हम वो वैल्यू दिखा रहे हैं कि क्या आया था मेरे पास, 9 लाख आया था, 5 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग बिकी थी, और 4 लाख की प्लांट एंड मशीनरी। दूसरी एसेट्स, अदर एसेट्स, वो कौन सी हैं, लिस्ट ए वाली, तो यहाँ पहले लिस्ट बी आएगी, फिर लिस्ट ए आएगी, क्योंकि वो तो अदर्स हैं। अदर्स कौन सी हैं, ये वाली बेटा, बार बार दर्शन करते रहो, ओके जी, ये सब ऐड करते रहो। कितना आएगा इसका टोटल, मान लो इसका टोटल आया 15 लाख, तो मतलब आपके पास एक समरी बन गई कि तुम्हारी हैसियत क्या है, 9 लाख रुपीज तुम्हारी वो एसेट्स बिकेंगी, चाहे उसमें से 2.5 लाख देना पड़ेगा, 5 लाख देना पड़ेगा, उसकी बात नहीं हो रही, अब एक ग्रोस समरी बन रही है, ग्रोस एसेट्स, और 15 लाख की वो एसेट्स थी, टोटल कितना आया, तुम्हारे पास टोटल मिला के 24 लाख है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ लिक्विडेटर लिख के दे दिया कि ये जो कंपनी है जी बड़ी बेकार कंपनी है, इस पर टोटल मिला के भी कितनी एसेट्स हैं, 24 लाख की है बस, 24 लाख की, एक स्पेशली प्लेस्ड वाली, बाकी अदर्स। तो लिस्ट ए पहले आएगी ऊपर, लिस्ट बी आएगी, जब ग्रोस समरी बनाओगे तो लिस्ट भी पहले, अब आपने यहाँ का यहाँ कर दिया, क्रॉस कर देंगे वो, कि मज़ा नहीं आया, मार्क्स नहीं मिलेंगे।
पहले ग्रोस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट स्पेशली प्लेस्ड, 1 2 3 8 9 वर्ड्स हो गए, सारे लिखने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास लगाने का मतलब है कि जब आप मुझे मिलोगे तो आप ये सब याद करके आओगे। अगर ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी ने भी आने हैं, मैं कुछ भी सुन सकता हूँ आपसे, याद करके आना। कोई होमवर्क नहीं, बस सिर्फ याद करने ये, ठीक है जी, ओके। उसके बाद टोटल आ गया, उस टोटल का नाम क्या रख दिया हमने, ग्रोस एसेट्स। वो जो तुम्हारा आया था 24 लाख, ये वो 24 लाख है, ओके जी। तो न्यूमेरिकल भी साथ साथ चल रहा है। आप बोलो सर बुक का फर्स्ट क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, वहां से हम देख के ये बताओ कि कैश इन हैंड कितना, और क्या चेंज हो जाएगा, फॉर्मेट तो ही रहेगा। इसी फॉर्मेट को कॉपी करके ले जाओ एग्जाम में, बस सिर्फ अमाउंट से लिखने होते हैं क्वेश्चन देख के, दैट इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। उसके बाद कहते हैं एक समरी और बना दो, वेले तो बैठे ही हो, तो एक समरी और बना दो, वो किसकी होगी, लाइबिलिटीज की। यहाँ सब लाइबिलिटीज की बात दोबारा करेंगे, ठीक है, क्योंकि रेस्ट पीरियड चल रहा है आपका, कि जहाँ बैठ के आराम से देखो ऊपर क्या क्या बात कर ली हमने। तो अभी ऊपर मैंने एक ही क्रेडिटर की बात की है, कौन से थे, लिस्ट बी वाले, तो अब हम उनको फिर लिखेंगे यहाँ। आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, पहले पेमेंट कर तो दी उनको, तो मैं पेमेंट करने की थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो लिस्ट बना रहा हूँ। अब ये जो 24 लाख है कहीं शो थोड़ी होनी है, ये अंदर अंदर कैद है, बस अंदर अंदर बनेंगे, इसका कोई रोल नहीं हमारे फॉर्मेट के साथ, ये बस अंदर है, एक समरी बन गई। लिखना तो है ये, लेकिन समरी है ये एक, ठीक है ना। जैसे आप बोलते हो मूवी बेकार है, देखने मत जाना, मेरे पैसे बेकार हो चुके हैं, टाइम बर्बाद अलग से हो गया, तू मत करना, ये तूने मूवी की समरी दे दी, बस आपको दूसरा जाएगा देखने, वो जाएगा नहीं, बोले भाई स्टोरी ऐसे सुना दे, समरी बन गई वो, एक्शन कुछ नहीं हुआ इसके ऊपर, समरी बन गई कि फालतू मूवी है मत देखने जाना। तो ग्रोस एसेट एक समरी है जिसका आगे पीछे को लिंक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखना तो है ही है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, अभी फॉर्मेट हाफ भी नहीं हुआ। उसके बाद आते हैं लाइबिलिटीज पे, लाइबिलिटीज में सबसे पहले लिस्ट भी आती है, क्या लिखेंगे लिस्ट बी को, हाँ जी मेरे साथ साथ पढ़ते रहो, सिक्योर्ड एज पर लिस्ट बी, आगे लाइन याद करनी है, टू द एक्सटेंट टू विच claims are estimated to be covered by the assets specifically pledged। वो कौन सी अमाउंट थी जो कवर हो चुकी थी उनकी, बताओगे। हाँ, जो लोग ऑनलाइन भी हैं बेटा, ऑफलाइन भी जो सुन रहे हैं बात, उनको याद हो गया होगा। एक तो वो 5 लाख थे जिनको हम कवर कर सकते हैं, हाँ 6 लाख तो नहीं कर सकते लेकिन 5 लाख कर सकते हैं। 1 लाख तो उनको बोलिए बाय बाय, लिस्ट ही में मिलना। और एक वो 2.5 लाख, 5 और 2.5 7.5 लाख, मैं यहाँ 7.5 लिख दूँ, 7 लाख। क्या तुम पे कर चुके इनको, कर तो दिया ऊपर पे, दोबारा थोड़ी करना हमने, ये देखो, हाँ जी दिख रहा है मैं पे कर चुका हूँ, यस। 5 लाख 6 लाख में से निकाल के पे कर दिया, सॉरी 6 लाख में से 5 लाख पे कर दिया, बाकी 1 लाख पेंडिंग है उनका। और इधर 4 लाख की जब एसेट बिकेगी मैं आपको 2.5 लाख दे दूंगा, पेमेंट इनको हो चुकी है, 5 लाख इनको हो चुकी है और 2.5 लाख इनको, जो कम वाली वैल्यू वही होगी ना, 6 और 5 में से कितना पे कर पाओगे, 5, क्योंकि 6 लाख देने हैं और 5 लाख की एसेट बिकी। और दूसरे केस में 2.5 लाख देने हैं और एसेट कितनी बिकी, 4 लाख। क्या तुम किसी को बोलते हो कि 4 लाख ही रख ले चल, बोले 2.5 लाख काट अपने, बाकी तो वापस कर। तो 5 और 2.5 कितना हो गए, 7.5। उसका नाम क्या है, उसका नाम आपको लीगली याद करने हैं, उसका नाम है टू द एक्सटेंट टू विच क्लेम्स आर एस्टिमेटेड टू बी कवर्ड बाय द एसेट स्पेशली प्लेस्ड। ऐसे आपको सुनाना है ट्यूसडे को, मैं बोलूंगा बेटा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का क्या नाम है समरी में, बोलो, फिर आपको सुनाने, आगे आप होगे, बोलो, टू द एक्सटेंट, बोलो बोलो, टू द एक्सटेंट टू विच क्लेम्स आर एस्टिमेटेड टू बी रियलाइज्ड। ये लाइन बेटा आपको लिखनी है वर्ड टू वर्ड। सर जो लिस्ट है, ऐसी लिस्ट है, उनके उनके अंदर भी जो एसेट्स है वो तो ऊपर नीचे हो सकते हैं। हाँ वो तो सीक्वेंस कोई नहीं है, वो कोई नहीं, इसको बी आर को ऊपर लिखो, इधर लिखो, ये तो ऐसी है, तो ये रफ लिस्ट है, यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं है। ओबीसी जब तुम बैलेंस शीट से कॉपी करोगे तो करंट एसेट्स एक साथ आ जाएंगी, है ना,
फिक्स ऐसे एक साथ आ जाएंगी, टेंजिबल एक साथ आ जाएंगी, इंटेंजिबल एक साथ आ जाएंगी। तो ये लाइन याद रखें, टू द एक्सटेंट टू विच क्लेम्स आर एस्टिमेटेड टू बी कवर्ड बाय द एसेट स्पेशली ब्लेस्ड। 2-3 बार भी समझोगे, एक एक वर्ड समझोगे तो याद हो जाएगी। टू द एक्सटेंट, टू द एक्सटेंट मीन्स 5 और 6 में से 5, 4 और 2.5 में से 2.5, दैट इज टू द एक्सटेंट टू विच क्लेम्स आर रिकवर्ड। कहाँ से रिकवर, अब रिकवर्ड लिखे यहाँ पे नहीं, क्लेम्स आर एस्टिमेटेड टू बी कवर्ड, क्योंकि एस्टिमेटेड वैल्यू अभी हर जगह एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड लिखना है, एस्टिमेटेड टू बी कवर्ड बाय द एसेट स्पेशली ब्लेस्ड। टुकड़ों में करोगे तो लाइन बन जाएगी। 60 साल लिख दिया, इधर कुछ नहीं क्योंकि इनको पे कर चुके हैं, दोबारा नहीं पे करना। सर इनकी समरी बन रही है तो समरी में दोबारा फिर आ गई, क्या ये समझ आ गई बात सबको? ऊपर हम पे कर चुके हैं कहाँ, लिस्ट बी में, 5 भी और 2.5 भी। सिर्फ यहाँ एक समरी में लेफ्ट साइड लिखना है, तो लेफ्ट साइड एक हेडिंग बनेगा ग्रोस लायबिलिटीज, इधर डैश पे कर चुके हैं। फिर लिस्ट सी में कौन है बेटा, क्या नाम है लिस्ट सी का, एज पर लिस्ट सी, वो इधर भी लिखे जाएंगे और इधर भी, क्योंकि इनको तो पेमेंट अभी तक हुई नहीं थी। अभी जो तुम्हारे पास ऊपर पैसा बचा हुआ है, देखो ये जो पैसा बचा तुम्हारे पास, अच्छा कितना हो चाहिए मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊं मैं आपको। जैसे मान लो ये 15 लाख है, कौन सी आंसर चाहिए, स्पेशली नोट प्लेस्ड, प्लस ये जो 1.5 लाख है जो बचा था, वही 2.5 लाख देके, तो मेरे पास यहाँ कितने हैं, ध्यान दो बेटा, 16,50,000 में से 7.5 लाख थोड़ी दोबारा पे करनी है, वो तो पे हो चुकी है। अगर तुम बिल्कुल ही सिली मिस्टेक करने वाले स्टूडेंट हो तो दोबारा पे कर दोगे। ऊपर करके तो आए हो, ऊपर क्या करके आए हो, कहते आए हो 4 लाख की जब एसेट बिकी तो 2.5 लाख तो दे दिया ना, 1.5 लाख ही बाहर आया, तो 2.5 लाख दोबारा दोगे क्या, वो सिर्फ लेफ्ट साइड लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड जीरो, लेकिन बाकी क्रेडिटर्स का सारा पैसा आएगा। जैसे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितने के हैं, से प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 1 लाख के हैं, जिसमें गवर्नमेंट की पेमेंट आ गई और एम्प्लॉयज का 20,000 तक सैलरी या 4 महीने का सैलरी, विच एवरेज लेस, 1 लाख यहाँ भी आएगा और 1 लाख यहाँ भी आएगा। अब बताओ कितने पैसे बचे आपके पास, 16,50,000 में से 1 लाख दे दिया, कितना बचा 1550। अब कहते हैं लीगली इनका नाम भी याद करो, ये कौन है, 1550 क्या है, हर एक को बार बैलेंस निकलेगा, हर एक स्टेप पे बैलेंस निकलेगा और उस बैलेंस का एक नाम होगा, क्या नाम है देखो, एस्टिमेटेड बैलेंस ऑफ किसका, एसेट्स का, जो अवेलेबल हैं किसके लिए, आने वाली लिस्ट। सी हो चुकी खत्म, सी के बाद कौन आएगा, डी आएगा, वो तो लाइन सेम ही है ना, ऊपर से कॉपी करके पेस्ट करनी है। डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड अनसिक्योर्ड रेट, अभी लाइन नहीं लिखी तो इसका भी नंबर कटेगा, क्योंकि 15,50,000 क्या है मुझे दिखानी है। बचिए अभी पॉजिटिव चल रहा है बैलेंस, फिर लिस्ट टी वाले आ जाएंगे, लो जी फ्लोटिंग करते करते आ गए ये लोग, डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, गुल्डक था इनका कि इन तक पैसा बचा। मान लो ये डिबेंचर होल्डर 5 लाख वाले हैं, वो तो लिखा होगा आपको क्वेश्चन में, 5% डिबेंचर 5 लाख, 5 लाख इधर भी आ जाएगा उधर भी, वो तो इंटरेस्ट है, अगर ड्यू है तो वो भी अनसिक्योर्ड में चला जाएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा हाँ इसके साथ ही आएगा। अगर 5 लाख प्लस उसका कोई इंटरेस्ट पेंडिंग है समथिंग, उसको भी ऐड कर दो, इसमें डाल दो, तो 5 लाख इधर भी आएंगे और उधर भी आएंगे। इधर क्यों आएंगे आप बोलो सर, ये क्यों बन रही है, ये कुछ लिस्ट बन रही है, बस इसका काम कोई नहीं, बस ये खत्म हो जाएगी, ये बंद कर देंगे इसको अंदर, ये एक अंदर हम इसको बंद कर देंगे, बस एक लिस्ट बनानी है ताकि ग्रोस एसेट्स की लिस्ट भी हो और ग्रोस लायबिलिटीज की। फिर आपको बताऊंगा इसका लॉजिक, जब ये दोनों माइनस होंगे ना तो आपका आंसर मैच हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला आंसर मैच हो जाएगा। जो लोग थोड़ा बहुत अकाउंट्स करते हैं, बिजनेस फैमिली से हैं, रिकंसिलिएशन हमेशा होती है। एक मिनट, एंड में क्या होगा ना,
जहां तक आज हम आपकी क्लास छोड़ेंगे एंड में, यहाँ पर एक टोटल आएगा और एक ऊपर टोटल आएगा 24 लाख, याद है? याद है 24 लाख आया था ना? ये जो 24 लाख थे ये एसेट्स का टोटल था, ग्रोस वैल्यू, और इधर जो एंड तक आएगा वो किसका आएगा? लायबिलिटीज का आएगा। तो जब हम एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव। इसलिए एक लिस्ट बनानी जरूरी है, एसेट्स की टॉप पे, लायबिलिटीज की लेफ्ट और राइट। राइट साइड पे पे करते जाओ, पैसा बांटते जाओ, और लेफ्ट साइड पे लिस्ट बनाते जाओ। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये परफॉर्मेंस बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। टफ वाला काम आज ही है, तो इसलिए आज की क्लास से कोई इंप्रेशन नहीं लेना कि तो बहुत मुश्किल वाला है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। सर ने भी कहा थ्योरी आती है, ये सब बातें एक एस्टिमेट होती हैं। आपके साथ क्या होने वाला है आपको पता नहीं है, जो होगा देखी जाएगी। लेकिन अभी ये लेक्चर आपके जितना टफ रहेगा उतना बढ़िया है, समझ तो आ रहा होगा आपको। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, हाँ वो उधर लिखना है, इधर लिखना है, इधर। लेकिन वो 7.5 लाख नहीं लिखना था यहाँ पे, समझे ना? क्योंकि वो पे हो चुका है। प्रेफरेंशियल सी पे करना है, वो दोनों तरफ लिखने हैं, डी दोनों तरफ लिखने हैं, और पे करने के बाद एक बैलेंस निकालते जाने। हाँ जी, अब डिवेंचर होल्डर की बात टर्न आ गई। पे कर दिया उनको 5 लाख, कर दिया 5 लाख पे करने के बाद क्या बचा, कहते हैं उसका नाम भी लिखो फिर। आज 10,50,000 क्या है? एस्टिमेटेड, क्योंकि यहाँ तक आते आते ना नेगेटिव पॉजिटिव हो ही जाते हैं, इसलिए यहाँ पे स्पेशल वर्ड है सरप्लस या डेफिशिएंसी। और अवेलेबल हट गया बेटा, ध्यान दो, अवेलेबल ये हट गया, क्या आ गया? एज रिगार्ड्स, क्या आ गया? एज रिगार्ड्स डिवेंचर होल्डर्स। इसका मतलब डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने के बाद। एज रिगार्ड्स होता है कि किसको तुम पेमेंट करके आए हो। जैसे हम मैसेज लिख देते रिगार्ड्स लिख देते हैं पीछे, मैसेज के बाद लिखते हैं हम रिगार्ड्स। तो ये वर्ड वहां से लिखे कि एज रिगार्ड की डिवेंचर होल्डर को देने के बाद ये पैसा बचे, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव। और डिवेंचर होल्डर का प्राइस 18 लाख कर दो तो नेगेटिव हो जाएगा, 15 लाख में से 18 लाख पे कर दो 3 लाख नेगेटिव हो जाएंगे या पॉजिटिव। तो इसे लिखते हैं एस्टिमेटेड सरप्लस या डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स डिवेंचर होल्डर्स। आगे कुछ नहीं, पहले हम क्या लिखते थे, किसके लिए बचा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, इस तरीके से याद होगा। पहले ऊपर देखो ध्यान से, हम लिखते थे अवेलेबल फॉर बट, इनके लिए इनके लिए इनके लिए। अब लैंग्वेज बदल दी हमारी, क्योंकि डी लेवल क्रॉस हो गया। जैसे केबीसी में था, केबीसी में आपका ये लेवल क्लियर हो चुका है, अब आराम से बैठो, कोई जल्दी नहीं है। अब आप इतने पैसे तो लेके जाओगे। तो ये डी लिस्ट को खत्म करने के बाद लो ये कहता है नाउ एज रिगार्ड वर्ड यूज होगा, डिवेंचर होल्डर को देने के बाद ये पैसा बचा। अब नेक्स्ट टर्म किसकी आनी है? लिस्ट ई की। लिस्ट ई का नाम क्या है? क्या है? हाँ मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, सब कुछ ज़्यादा मैसी तो नहीं हो गया। हाँ जी, अब लिस्ट ई में आ गया बेटा, दैट इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ई, जिसमें नंबर 1 पे जिनको बायबैक की थी वो आएंगे। उनका नाम क्या है? एस्टिमेटेड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अनसिक्योर्ड बैलेंस। ये वही 6 लाख 5 लाख वाले हैं। कौन से वाले हैं? 6 लाख 5 लाख वाले। वो 1 लाख वाले यहाँ आ जाएंगे। एस्टिमेटेड अनसिक्योर्ड बैलेंस ऑफ क्लेम्स ऑफ किसका? क्रेडिटर्स जो पार्टली सिक्योर्ड थे। वर्ड्स के मीनिंग तो पता ही है, सिर्फ याद करने वाली बात है, टफ लैंग्वेज तो है ही नहीं। सेमेस्टर 4 में आने का मतलब आप कमर्शियल लॉ, लेबर लॉ, ऑडिट सब पढ़ चुके हो, कंपनी लॉ, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम ही नहीं, क्या याद नहीं कर सकते, ठीक है ना? मैं एम्बेरस नहीं कर रहा बोल के, ये फिक्स डायलॉग है, ऐसे हर क्लास में बोलते हैं हम। आप लोग थोड़ा अलग होगी, ठीक है, कि शायद आपने नहीं पढ़ा वो, नहीं तो अदरवाइज जो सेम 4 में स्टूडेंट होता है वो ये सब पढ़ के आया होता है, तो उनके लिए कुछ नहीं होता ये। वगैरह से हमने कंपनी लॉ याद कर लिया, कंपनी लॉ और ऑडिट याद करने के बाद, ऑडिटिंग के बाद ये कुछ भी नहीं उनके लिए, कंपनी लॉ ही चलता है ना। ये भी कंपनी लॉ में ऐसी लैंग्वेज होती है, वर्ड टू वर्ड हमें याद। तो एस्टिमेटेड अनसिक्योर्ड बैलेंस ऑफ क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स पार्टली सिक्योर्ड ऑन स्पेसिफिक एसेट्स, ये वर्ड है। फिर उसके बाद बोलो, लाइन लगा दो अभी सब लोग आ जाएंगे। ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, लैंडलॉर्ड घूम रहा है किसी मेरा 5 महीने का रेंट नहीं आया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
कंटीजेंट लायबिलिटी अभी भी आई है कोई, जो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है ना, कंटीजेंट लायबिलिटी उसका भी लिख दो, अदर्स लिख दो, सबको इकट्ठे कर लो। ये वो बदनसीब लोग हैं जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, इनके पास यहाँ धूप में खड़े होने के अलावा कुछ है ही नहीं, खड़े रहो बस, पैसा मिल जाएगा। 10 लाख 50 से बचा ना। अब इसमें से इनको पेमेंट मिलेगी। अब कितनी पेमेंट है इनकी बेटा बोलो, कितनी पेमेंट है इनकी? मान लो, अब क्या बोलो, ज़्यादा लूँगे कम लूँ? इन सब की मिला के कितनी है, ज़्यादा लूँ? 12 लाख ले लेते हैं। अब यहाँ पे प्रियांशु कह रहे थे कि सर रेशो बनेगी, हाँ। अब ये 12 लाख में से 10 लाख किसको मिलेगा? सबको मिलेगा प्रसाद जैसे, प्रपोर्शनेट। जब मंदिर में प्रसाद कम होता है ना, तो पुजारी लोग एक्सपर्ट होते हैं, वो थोड़ा कम कर देते हैं, सबको मिलना चाहिए, मिलेगा सबको ही, पर एक रेशो में। तो इनकी एक रेशो बनेगी, सबकी एक रेशो बन जाएगी। किसी के 10 लाख है, किसी के 5 लाख है, 2 लाख है, सबकी एक रेशो बन जाएगी। उस रेशो में 10 लाख 50 से बढ़ जाएगा, और अब कंपनी डिक्लेयर कर देगी लो जी अब हम नेगेटिव में चले गए। अब 1.5 लाख क्या आ गया? नेगेटिव। कहते इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम क्या होना चाहिए? एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड, ऊपर कहता है एज रिगार्ड डिवेंचर होल्डर्स, ऊपर डिवेंचर को देने के बाद। अब है एज रिगार्ड, एज रिगार्ड का मतलब आफ्टर। देखो कोई करना चाहे तो मेरा ये हार्डवर्क उसके लिए यूजफुल है, वो याद कर सकते हैं फॉर्मेट। और आपको पता है जब इतना टफ फॉर्मेट आप लिख दोगे, तो ये मैं वैसे बोल रहा था, टीचर गलती नहीं निकालते, कोई नहीं निकालते। अगर आप कोई 2-4 वर्ड भूल जाते हो, एक आधी लाइन ऊपर नीचे हो जाती है, तो कोई गलती निकालता, क्योंकि जो चेक कर रहा है उसको कौन सा आता है उसको भी याद नहीं है। मैं भी बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं देख के बोल रहा हूँ। मुझे सिर्फ पढ़ाने का काम है, मेरा याद करने का काम नहीं है। जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने याद भी किया था। इस टाइम मेरा काम है आपको टीच करना, आपको समझाना। जब मैं याद करूंगा तो मैं एज ए स्टूडेंट याद करूंगा, फिर मुझे याद तो करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को भी वर्ड टू वर्ड याद नहीं होता है। हम लोग आपकी गलतियां कैसे निकाल लेंगे? दूसरा ये मान लो कोई एक्सेप्शनल केस है कि मुझे याद ही हो गया, तो भी मुझे पता है कि स्टूडेंट के लिए ये बस की बात नहीं होती। अगर वो लिख भी रहा है अपने आप में बड़ी बात है, तो 2-4 वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाएंगे, छूट भी जाएंगे, तो कोई नहीं देखता। इतना बड़ी बातें नहीं होनी चाहिए कि तुम यहाँ भी लिख रहे हो अवेलेबल, वो तो गलत है, क्योंकि अवेलेबल वर्ड सिर्फ वहां तक चलता है, लिस्ट सी तक। डी के बाद क्या चलता है? एज रिगार्ड। ई के बाद एज रिगार्ड। बड़ी बड़ी बातें गलत नहीं बोलनी है ना, छोटी छोटी बातें हो सकती हैं गलत, वो चलता है इतना तो। अब देखो ये आंसर कैसे आएगा, ये आएगा दो चीजों का डिफरेंस, आपकी ग्रोस एसेट्स और का डिफरेंस। तो मैं एक बार ऐड कर लूँ उसका आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ये क्या थी बेटा, डिवेंचर होल्डर 5 लाख के, और आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने के? 12 लाख के, 12 लाख के ना। क्या कोई ऐड कर सकते हैं? 7.5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख प्लस 12 लाख, कितना हो गया? कितना? 25.5। क्या किसी को एसेट्स का टोटल पता है कितने? 24। दोबारा देखना है, दोबारा देख लो। 24 लाख कौन से एसेट्स थी? एक वो वाली 9 लाख वाली जो 5 और 4 थी, और एक 15 लाख थी जो हमारे पास थी। 9 लाख की किसके पास थी? ए के पास और बी के पास। ए पार्टली सिक्योर्ड था और बी फुली सिक्योर्ड था। तो अब बेटा 24 लाख रुपए की तेरी एसेट्स थी। अब आपको मोटी मोटी बात समझ आ जाएगी कि सर इतना तो मैं भी समझता हूँ। 24 लाख की एसेट तेरे पास है, ये तेरी हैसियत है। 25,50,000 तूने देने हैं मार्केट वालों के, तो भाग जा यहाँ से फिर लोग इंडिया छोड़ के भाग जाते हैं, फिर रुकने रुकने फायदा ही नहीं। तूने हिसाब लगा लिया दिमाग में, 24 लाख मेरे पास है, 25 लाख देने हैं, और लोग तो बुरा हाल कर देंगे, भागो यहाँ से। तो ये 1.5 लाख क्या है? डेफिशिएंसी। दिस इज कॉल्ड डेफिशिएंसी। ये इधर से भी आ जाएगा आंसर और इधर से भी शो हो जाएगा। अगर मैच नहीं हो रहा तो पूरा क्वेश्चन चेक करो कहाँ गड़बड़ किया तूने, क्योंकि बाद में रिकंसिलेशन तो होगी होगी, रिकंसिलेशन तो मस्ट है ना, क्योंकि गलती हो ही सकती है। 24 लाख की एसेट्स है ही है तेरे सामने ही है, 25,50,000 की लायबिलिटी है ही है, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख आ ही रहा है। अभी तो क्वेश्चन प्रॉपर नहीं करे फिर भी हमारा मैच हो गया, एस्टिमेटेड वैल्यू ले रहे हैं। तो ये मैं थ्योरी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। फिर 5 क्वेश्चन होंगे, 5 में से 2 कर लेना, चलो इतना ही बहुत है। पांचों करने, पांचों कर लेना, पर 2 तो मिनिमम करना जो मैं आपको टिक करवाऊंगा। एक मैं करवा दूंगा, 2 जो तुम करोगे वो, ठीक है। उसके बाद लास्ट है बस हमारा ये 2 मिनट का,
प्रोफार्मा खत्म हो गया। अब अगर कुछ बचा, वैसे बचता नहीं, मुझे पता है यहाँ तक कभी नहीं बचता, अगर बचा देन वो बटेगा ओनर्स के बीच में। कंपनी के दो ओनर्स होते हैं, जल्दी बोलो कौन कौन से? प्रेफरेंस एंड, बेटा जो तुम आज तक सुनते आए हो ना, आज वो मोमेंट है देखने का जो तुम सुनते आए हो आज तक, कि प्रेफरेंस शोल्डर का नाम इसलिए प्रेफरेंस शोल्डर है क्योंकि उनको प्रेफरेंस दी जाती है कि वाई, ये तुम याद करके बैठे होते हो, वाइल वाइंडिंग ऑफ द, वो होता है पूरा याद करते हो, इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी प्रेफरेंस शोल्डर विल बी गिवन प्रेफरेंस एज कम्पेयर टू इक्विटी शोल्डर, है ना, ये ना प्रेफरेंस का मीनिंग। बाकी डिविडेंड उनको पहले मिलता है, वो बात तो छोड़ दो, आज तो कंपनी बंद हो रही है। तो जब कंपनी बंद होगी तो प्रेफरेंस शोल्डर को सबसे पहले पेमेंट मिलती है, इसलिए उनका नाम क्या है? प्रेफरेंस। इसलिए उनको अब लिस्ट एफ में रखेंगे। ई के बाद भी क्या आएगा? एफ। एफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए रखा गया है। दो चीज तो उनको बोलो इशूड एंड कॉल्ड अप कैपिटल बताओ अपनी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ रुपीज इतने, ठीक है, इतने इतने मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आंसर। जैसे 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, फुली कोल्ड अप है या पेड अप है जितने भी हैं, अगर हो सकता है 9 रुपीज कोल्ड अप है तो इंटू 9 हो जाएगा, वट एवर, तो उनका अमाउंट लिख दो। मान लो मैं लिख दूँ कुछ यहाँ पे, मेरे पास 1 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, रुपीज 10 ईच हैं, कितने के हो गए? लिख देता हूँ, पेमेंट तो होनी नहीं। 1.5 लाख जो ये, जब ये लिस्ट ई वाले रो रहे हैं, इनको ही नहीं पैसा पूरा मिला तो इनको कहाँ से मिल जाएगा? जो लोग 10 बजे आए थे उनको तो स्नैक्स मिल गए, किसी मैरिज में इतना बुरा हाल होता है। जो लोग 9-10 बजे जाते हैं डिनर करने, घर से कुछ खा के जाते हैं, उनको भी स्नैक्स नहीं मिलते। और जो 2 बजे आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, वो पूछेगा भाई स्नैक्स, बोलेगा मैं ना 9 बजे से खड़ा हूँ मुझे अभी तक स्नैक्स नहीं मिले। तू अब आया, तेरे को कहाँ से मिल जाएगा? तेरी तो वैसे टर्न नहीं है पीछे लग लाइन में। तो ये बोलेंगे हमारे नहीं पैसे पूरे हुए, तेरा तो नाम नाम ही है बस प्रेफरेंस शेड्यूलर का, आजा तू भी आजा लिस्ट में। अब 1.5 लाख की डेफिशिएंसी और बढ़ गई, 10 लाख और ऐड हो जाएंगे उसमें। फिर इक्विटी वाले हम भी आ जाएं, इनको तो कभी मिलता ही नहीं कुछ पैसा। ये तो लिस्ट जी वाले हैं, जी मतलब घर वाले हैं बिल्कुल। लिस्ट जी, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ, जैसे 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, मान लो ये भी 10 लाख के मान लेते हैं ऐसा, तुम भी आ जाओ, पैसा तो मिलना नहीं किसी को, ठीक है, ये ब्रैकेट वगैरह नहीं लगानी कुछ भी, ठीक है, पता है वो डेफिशिएंसी है। अब 1.5 लाख की डेफिशिएंसी पहले थी, 10 लाख किसके देने? प्रेफरेंस के, इक्विटी कितने? 10 लाख। मतलब अब ये जो कंपनी डूबेगी, पहले ही लिक्विडेटर बता देगा कि जी अगर तुमने इस कंपनी को बंद किया, मैं लिख के देता हूँ, इस कंपनी की 22 लाख समथिंग क्या आएगी? डेफिशिएंसी आएगी, 21 लाख ज्यादा जो भी आई है, ठीक है। फिर जी के बाद कौन सा नंबर आता है? एच। उसका फॉर्मेट बहुत बड़ा है अभी तो याद करने में। उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड डेफिशिएंसी एज रिगार्ड मेंबर्स, क्योंकि आपको पता है शेयर होल्डर क्या है हमारे? मेंबर्स। एज रिगार्ड मींस आफ्टर पेमेंट टू द मेंबर्स। खत्म हो चुकी बेटा, लिस्ट एच लास्ट है, जिसका अपना एक फॉर्मेट है। लिखना है वो तो लिखना पड़ेगा, लेकिन थ्योरी एक बार खत्म हो जाती है यहाँ के, जहां लिस्ट एच इज आंसर। लिस्ट एच क्या है हमारा? आंसर, ठीक है। तो बाई चांस जैसे आपने से एक स्टूडेंट पूछा सर ये कैसे, जाते थे बैच में होता है ना, कोई डाउट पूछ लेता है, वो 15 मिनट क्लास खींच जाती है, नीचे आके उसकी सब पिटाई करते हैं, तूने पूछा क्यों, जब पता है ना 7:30 हो गई। अब यहाँ बाई चांस एक स्टूडेंट पूछ लेगा सर ये लिस्ट एच में जो पैसा आता है क्या ये प्रूव हो सकता है कि इतनी डेफिशिएंसी पक्का आई और कैसे आई, क्यों आई? तो लोग कहते हैं ये भी प्रूव करो। लिस्ट एच में कितने आए बताओ जल्दी डेफिशिएंसी? और लोग कहता लिक्विडेटर को कहता, क्योंकि वो है इतना एक्सपर्ट, उसी को पॉइंट किया है, लाखों रुपए मिलते हैं उसको। लोग कहते अब ना तू प्रूव कर ये 21 लाख 50 है सही है, उसको मिलते हैं पूरे, उसको पूरे मिलते हैं। जब तुम आगे 6 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स में कराऊंगा ना आपको, सबसे लिक्विडेटर के पैसे मिलते हैं, तब जाके वो सी डी ई को देने देता है ना। जो काम कर रहा है उसको नहीं मिलेगा, जो लोग खाना बना रहे हैं वो नहीं खाना खाएंगे, वो तो पहले खाएंगे। 21,50,000 कैसे आया, उसके लिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक फॉर्मेट जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसका नाम है प्रिपेयर सरप्लस अकाउंट। क्या नाम है? या एज पर लिस्ट एच। फिर इसका एक फॉर्मेट है, ये देखिए, ये लो जी फॉर्मेट आपके सामने है।
इसमें वो सारे रीजन आएंगे जिस कारण से आपकी डेफिशिएंसी बनी है। एंड में आंसर पता है क्या आएगा? 21,50,000। लेकिन ये 21,50,000 आया कैसे? ये एडवांस काउंटिंग का फर्स्ट डे हमारा अभी। आपके 5 चैप्टर कैसे हो गए 1.5-2 महीने में? क्योंकि वो एडवांस काउंटिंग नहीं थी। यहाँ 3 चैप्टर्स पे ही लगता है कि 2 महीने में हो जाएंगे क्या? ये आपके 3 चैप्टर्स ही बड़े भारी पड़ने वाले हैं, इनको टाइम चाहिए हमें। ठीक है, पढ़ने वाला बच्चा भी चाहिए साथ में। ये आंसर आएगा कितना? 21,50,000। अब देखो, ये जो 21,50 आएंगे, इसके 2 रीजन है बेटा। कुछ आइटम्स ने डेफिशिएंसी कंट्रीब्यूट की है, कुछ आइटम्स ने सरप्लस कंट्रीब्यूट की है। बस एक एग्जांपल के बाद आपको भेज रहा हूँ मैं। ये देखिए, क्यों होता है स्टेज जाते हो पूछोगे ये बात सर ने बताई नहीं आज। हाँ जी। देखो, बस एक एग्जांपल। इतना क्या होता है बेटा? फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? घर वालों की याद आती है मुझे, पता है। ट्रेड डेटर्स, कोई बात, जो नीचे खड़ा होना था वो टाइम मैंने पढ़ा दिया, बस टाइम पूरा हो गया। ट्रेड डेटर्स मान लो 5 लाख थे, हाँ जी, ठीक है। ट्रेड डेटर्स कितने थे? 5 लाख, लेकिन उनकी यहाँ वैल्यू लिखी 4 लाख, क्योंकि 1 लाख के बैड डेट्स होने का चांस था। तो ये 1 लाख रुपया डेफिशिएंसी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो तेरे 21,50,000 में 1 लाख का रीजन ये है। एक एक पॉइंट से बात की जाएगी, उसका वहां लिखा जाएगा कि उस कारण से कंट्रीब्यूट हुआ या सॉरी डेफिशिएंसी कंट्रीब्यूट हुई या सरप्लस। फाइनली समझ आएगा। कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हुए हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख की थी, वो 5 लाख की एस्टिमेट हुई है। कुछ अच्छे कुछ बुरे। सारे पॉइंट्स यहाँ लिखने के बाद 2 पार्ट्स बन जाएंगे। आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी, अगर डेफिशिएंसी अकाउंट बन रहा है अब आपको पता है अकाउंट बनेगा। लिस्ट एच ने ऊपर क्या आंसर दिया? डेफिशिएंसी 21,50,000। तो सरप्लस तो नामो निशानी नहीं गई, तो हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? डेफिशिएंसी अकाउंट। तो कुछ आइटम्स डेफिशिएंसी को कंट्रीब्यूट कर रही हैं और कुछ आइटम्स डेफिशिएंसी को रिड्यूस कर रही है। ये क्लास मेरा 2.5 घंटे की बेसिकली, तो मैंने अभी बहुत सी बातें स्किप कर दी जो अगली क्लास में डाल दूंगा मैं, वो बताई नहीं आपको कि वो लेट हो जाओगे आप। पर ये लेक्चर इतना तो मिनिमम लेना पड़ेगा एक इंस्टेंट में, इन वन गो, कोई इलाज ही नहीं इसका। आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी, आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी, इंक्रीजिंग डेफिशिएंसी या रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी को रिड्यूस करने वाली कौन सी बातें होंगी? जो अच्छे वाली हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम देता हूँ, मेरा जो प्लांट मशीनरी था वैसे 2 लाख का था, लेकिन मार्केट 3 लाख का बिक रहा है, ये अच्छी बात होगी। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख थी, लेकिन 6 लाख में बिक रही है। ये सब कुछ आपको दिया जाएगा। कैसे? क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी जाएगी या ट्रायल बैलेंस, उसमें बुक वैल्यूज होंगी, क्या होंगी, और नीचे एडजस्टमेंट लिखा होगा, ये इतने की बिकेगी, ये इतने की, ये इतने की। मतलब आपको दोनों वैल्यूज दी होंगी, बुक वैल्यू भी और मार्केट वैल्यू भी, रियलाइजेबल वैल्यू, एस्टिमेटेड। लेकिन जैसे बोलो भी ये मोबाइल सर है 10,000 का बिक जाएगा, ऐसे ये क्या है? एस्टिमेटेड है। एक्चुअल तो हो सकता है 15,000 का बिक जाए। ये तुम इसकी क्या बता रहे हो? जस्ट एक बुक वैल्यू तो वो होगी जो बिल है। मैं तो 50,000 का खरीदा था, बिके 10,000 का। 40,000 का क्या हो गया? लॉस। वो कौन सी आइटम्स है? कॉन्ट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी या रिड्यूसिंग कॉन्ट्रीब्यूटिंग। तो ऐसे कुछ रीजंस डेफिशिएंसी को कंट्रीब्यूट करेंगे, कुछ रिड्यूस करेंगे, पर अल्टीमेटली ये जीत जाएंगे। बैड बैड लक जीत जाएगा। अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? 21,50,000 डेफिशिएंसी। बट डोंट वरी, ये नहीं आता है एग्जाम में कि साथ में बनाओ, वो सिर्फ आपको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाओ, बस ये साथ में नहीं आता है। ठीक है ना? बट अगर ये अकेला आता है तो इसका फॉर्मेट अलग है 5 नंबर। अगर वो लिख देता है, आपका कॉलेज लिख देगा, उसका क्या रहता है, लिखा ऑल्सो प्रिपेयर डेफिशिएंसी काउंट एज पर लिस्ट एच। तो दोनों बनाने पड़ेंगे आपको थ्योरी में। तो थ्योरी ये है, इतना याद कर सको तो फिर ट्यूसडे की बात बनती है। ठीक है? नहीं तो आप बोल देना सर फर्स्ट 5 क्वेश्चन छोड़ दो, मैं तो अपना हार्डवर्क कर चुका हूँ। इसका मेरा हार्डवर्क नहीं है, क्योंकि मुझे सीधा क्वेश्चन करवाना है आपको। क्वेश्चन करवाने में हार्डवर्क नहीं होता, कॉन्सेप्ट समझाने में बहुत दम लग जाता है। जो आज की क्लास थी, इसके बाद मेरे सामने वही स्टूडेंट बैठेगा जो ये फॉर्मेट याद, मैं आपसे सुनूंगा नहीं, डोंट वरी। क्लास में मैं एम्बेरस नहीं करूँगा वो बिल्कुल भी। ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, आपका नाम भी आएगा, मैं सुनूंगा नहीं। बट सामने वो बैठेगा जो याद करके, क्योंकि उसका फेस बता देगा वो ब्लैंक है कि एक्सप्रेशन है। ठीक है ना? क्योंकि आपको फायदा भी नहीं है नेक्स्ट क्लास में आने का, जब आपको फॉर्मेट याद ही नहीं है तो न्यूमेरिकल क्या करोगे? तो थोड़ा बहुत टूटा फूटा है ना, याद करके आने जितना हो सके। ठीक है? मैं नहीं कहता कि आप टॉपर हो तो आप पूरा याद कराओगे, जितना जो आपका लेवल है याद करके आने, ताकि क्वेश्चन आपको आता हो। एक मैं करवाऊंगा, 2 आपका होमवर्क होगा।
उस 2 होमवर्क में मुझे पक्का पता है डाउट तो होता नहीं, तो इसलिए 2 क्लासेस इसके ऊपर हो चलेंगी। 4th क्लास में हम मोस्टली उस पार्ट पे चले जाएंगे जो हमारा मेन सिलेबस है, जहां से न्यूमेरिकल पक्का आता है। ये तो थ्योरी रह जाती है। 1% चांस है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, 99% कहाँ से आएगा? पोस्ट वाले में से। तो पोस्ट का नाम क्या है? ये आज की लास्ट लाइन है। पोस्ट का नाम है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट। क्या है? लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट। ये जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ऐसे फॉर्मेट्स बनेंगे जो मैंने भी आपको समझाया, ये एक्चुअल फॉर्मेट जो न्यूमेरिकल्स में करेंगे। और ये 5 क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट क्लास में शायद कोई नहीं आए। अभी दिखा देता हूँ 5 क्वेश्चन ये हैं। यहाँ से हमारा मेन सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा बेटा 6 क्वेश्चन से। क्या बन रहा है ये? क्या बन रहा है? क्या बन रहा है ये? फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। 99% क्वेश्चन यहाँ से आता है, जो बहुत ईजी है। ये देखो कुछ भी नहीं इसमें। डेबिट साइड पैसा आया, क्रेडिट साइड ये देखो पे करते हैं ना सिक्योर्ड को, ये आ गया लिक्विडेटर का खर्चा। देख रहे तुम? अब इससे पूछा था तो दिखाया मैंने, नहीं मैं आपको भेज देता। लिक्विडेशन एक्सपेंस एंड रेमुनेशन, ये एक्चुअल ये बनेगा। ये कब बनेगा? लिक्विडेशन ओवर होने के बाद। ये आपका सिलेबस है। क्लियर? तो फर्स्ट क्लास में इतना आपको समझाना चाहिए। प्री और पोस्ट की गेम है। ठीक है जी, नो यू मे गो। ओके एवरीवन, क्लास ओवर कर रहा हूँ।